नमस्कार। एग्जाम प्लस में आपका स्वागत है। इस परीक्षा में पर्यावरण एवं आपदा प्रबंधन खंड से आने वाले 10 अंक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और इस विषय की महत्ता केवल परीक्षा के हॉल तक सीमित नहीं है। ग्रामीण विकास के दृष्टिकोण से देखा जाए तो एक लेखपाल के लिए जमीन पर काम करते हुए पर्यावरण की गहरी समझ होना अनिवार्य है। बिल्कुल। और आज इन अंकों को पक्का करने का तरीका केवल किताबी परिभाषाओं को रटना नहीं है, बल्कि स्रोत में दी गई कुछ बहुत ही शानदार स्मार्ट ट्रिक्स का इस्तेमाल करते हुए इसे समझना है। ठीक है, चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। तो शुरुआत पारिस्थितिकी तंत्र की नींव से करते हैं। हाँ, तो पारिस्थितिकी तंत्र या इकोसिस्टम आखिर है क्या? स्रोत में जो परिभाषा दी गई है उसके अनुसार ये एक ऐसी प्रणाली है जहां जैविक यानी जीवित घटक और अजैविक यानी निर्जीव घटक आपस में अंतःक्रिया करते हैं। मतलब जीव, उनका पर्यावरण और उन दोनों का आपसी संबंध। बिल्कुल, लेकिन इतिहास के पन्नों में इसका नामकरण थोड़ा उलझा हुआ है। इसे याद रखने के लिए स्रोत में एक बहुत ही मजेदार ट्रिक दी गई है, टांसले का सिस्टम, हेकल की लॉजी। ये ट्रिक उस ऐतिहासिक उलझन को बहुत ही आसानी से सुलझा देती है। इसे जरूर याद रखें। विज्ञान की दुनिया में इकोलॉजी शब्द सबसे पहले अर्नेस्ट हैकल ने गढ़ा था, इसीलिए उन्हें इसका जनक माना जाता है। तो ट्रिक का हेकल की लॉजी वाला हिस्सा इसी बात को दर्शाता है ना? एकदम सही। लेकिन जिस इकोसिस्टम शब्द की आज हम चर्चा कर रहे हैं, उसका सबसे पहले प्रयोग 1935 में एजी टांसले ने किया था। अच्छा, तो अध्ययन की शाखा हैकल ने दी, लेकिन उस कार्यप्रणाली का नाम टांसले ने रखा, टांसले का सिस्टम। हाँ, यहाँ सबसे रोचक बात यह है कि इस पारिस्थितिकी तंत्र को प्रकृति की सबसे छोटी क्रियात्मक इकाई या फंक्शनल यूनिट माना जाता है। क्रियात्मक इकाई मतलब ये अपने आप में एक पूरा सिस्टम है। बिल्कुल, इसे एक आत्मनिर्भर अंतरिक्ष यान की तरह समझ सकती हैं। एक छोटे से पानी के पोखर से लेकर एक विशाल जंगल तक हर इकोसिस्टम में ऊर्जा बनाने और कचरे को वापस तत्वों में बदलने की पूरी मशीनरी स्वतंत्र रूप से काम कर रही होती है। बाहर से केवल सूरज की रोशनी चाहिए होती है। अरे वाह! तो अब ये सवाल उठता है कि इस अंतरिक्ष यान के अंदर की पुर्जे क्या हैं? स्रोत के अनुसार इसके 2 मुख्य घटक हैं, अजैविक और जैविक। अजैविक में वो भौतिक कारक आते हैं जिनमें जान नहीं है, जैसे सूर्य का प्रकाश, तापमान, जल, वायु और मिट्टी। और दूसरी तरफ हैं जैविक घटक, मतलब पेड़ पौधे और जानवर। हाँ, लेकिन यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण बात है जो परीक्षा के लिए बहुत जरूरी है। आमतौर पर हमारा ध्यान सजीवों पर जाता है, लेकिन किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र को पूरी तरह से अजैविक कारक ही नियंत्रित करते हैं। रुको, मतलब निर्जीव चीजें सजीवों का भविष्य तय कर रही हैं? ये कैसे? उदाहरण के लिए किसी स्थान पर कितनी बारिश होती है और तापमान क्या रहता है, केवल यही 2 अजैविक कारक यह तय कर देते हैं कि वहां कैक्टस उगेगा या देवदार के पेड़। और वहां ऊंट रहेंगे या बर्फीले तेंदुए, ये भी उसी से तय होगा। बिल्कुल, जैविक घटक केवल उन निर्जीव परिस्थितियों के हिसाब से खुद को ढालते हैं। सच में एक बहुत ही अलग नजरिया है ये। निर्जीव चीजें सजीवों का मंच तैयार कर रही हैं। खैर, इन जैविक घटकों को याद रखने के लिए स्रोत में एक और बहुत बढ़िया ट्रिक दी गई है, ऊ। हाँ, अंग्रेजी का UUA। पहला ऊ है उत्पादक या प्रोड्यूसर्स के लिए, जो अपना खाना खुद बनाते हैं। दूसरा ऊ है उपभोक्ता या कंज्यूमर्स के लिए, जो भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर हैं। एकदम सही। और अंतिम अ है अपघटक या डिकम्पोजर्स के लिए। इसमें उत्पादकों को स्वपोषी कहा जाता है क्योंकि वे प्रकाश संश्लेषण से सौर ऊर्जा को ग्लूकोज में बदलते हैं, और उपभोक्ताओं को परपोषी की श्रेणी में रखा जाता है। हाँ, जिनके कई स्तर होते हैं, शाकाहारी, मांसाहारी और उच्च मांसाहारी। लेकिन यहाँ मैं इस अ यानी अपघटक पर थोड़ा रुकना चाहूंगी। अच्छा। स्रोत में इन्हें नेचर्स क्लीनर्स या प्रकृति के सफाई कर्मी कहा गया है, जैसे बैक्टीरिया और फंगस। देखने में ये सबसे छोटे हैं, लेकिन जरा सोचिए, अगर ये सफाई कर्मी हड़ताल पर चले जाएं तो क्या होगा? क्या सिर्फ कचरा इकट्ठा होगा? कचरा इकट्ठा होना तो केवल शुरुआत होगी। असली संकट होगा पोषक तत्वों के चक्रण का रुक जाना। पोषक तत्वों का चक्रण? हाँ, जब कोई पेड़ गिरता है या जानवर मरता है तो उसके शरीर में भारी मात्रा में कार्बन, नाइट्रोजन और फास्फोरस जैसे तत्व लॉक हो जाते हैं। अपघटक केवल सफाई नहीं करते, वे एक रासायनिक कारखाने की तरह उन शरीरों को गलाकर
तत्वों को वापस मिट्टी में मिलाते हैं। तो अगर वे ऐसा ना करें तो नई ऊर्जा बनाने के लिए पौधों को कच्चा माल ही नहीं मिलेगा। बिल्कुल, और पूरा पारिस्थितिकी तंत्र भुखमरी का शिकार होकर खत्म हो जाएगा। बाप रे, मतलब जीवन की निरंतरता के लिए मृत्यु और उसका अपघटन अनिवार्य है। खैर, घटकों के बीच का ये संबंध समझने के बाद अब ये देखते हैं कि इनके बीच ऊर्जा कैसे दौड़ती है। ऊर्जा का मुख्य स्रोत तो सूर्य ही है। सूर्य से ऊर्जा उत्पादकों में जाती है और फिर उपभोक्ताओं के विभिन्न स्तरों से गुजरती है। इसे समझाने के लिए रेमंड लिंडमैन ने 1942 में 10% का नियम दिया था। 10% का नियम मतलब अगर केवल 10% ऊर्जा ही अगले स्तर तक पहुंचती है तो बाकी 90% ऊर्जा कहाँ गायब हो जाती है? हाँ, इसे एक बिजनेस सप्लाई चेन के उदाहरण से समझिए। मान लीजिए एक कारखाने में 1000 रुपए का माल बनता है। जब वो थोक व्यापारी के पास जाता है तो परिवहन में खर्च होता है। हाँ, फिर टैक्स कटता है, फिर गोदाम का किराया लगता है। बिल्कुल, और अंत में खुदरा व्यापारी तक पहुंचते पहुंचते उस माल का मूल्य केवल 100 रुपए रह जाता है। प्रकृति में भी ठीक ऐसा ही होता है। मतलब जब एक हिरन घास खाता है तो वो उस ऊर्जा का इस्तेमाल दौड़ने, सांस लेने और शरीर को गर्म रखने में करता है। एकदम सही। इस पूरी प्रक्रिया में 90% ऊर्जा ऊष्मा या हीट के रूप में वातावरण में खो जाती है। जो ऊर्जा उसके मांस में संचित होती है वो केवल 10% होती है, जो उसे खाने वाले शेर को मिलती है। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। इसी भारी नुकसान के कारण खाद्य श्रृंखला बहुत लंबी नहीं हो सकती है ना? हाँ, 4 या 5 स्तरों से ज्यादा नहीं। और ऊर्जा के इस प्रवाह की दिशा को याद रखने के लिए स्रोत ने जो ट्रिक दी है वो कमाल की है। ऊर्जा एक तरफा प्यार है। अरे वाह, ये एनालॉजी विज्ञान के एक दिशीय प्रवाह सिद्धांत को बहुत अच्छे से समझाती है। हाँ, जैसे एक तरफा प्यार वापस नहीं आता, वैसे ही ऊर्जा कभी सूर्य की ओर वापस नहीं जाती। पौधे से हिरण, हिरण से शेर, और शेर के मरने के बाद भी ऊर्जा अपघटकों के माध्यम से ऊष्मा बनकर अंतरिक्ष में विलीन हो जाती है, लेकिन वापस सूर्य को नहीं मिलती। तो ये जो सीधा रास्ता है इसे खाद्य श्रृंखला या फूड चेन कहते हैं। जैसे घास को टिड्डे ने खाया, टिड्डे को मेंढक ने, मेंढक को सांप ने और सांप को बाज ने। लेकिन वास्तविक जीवन में ये इतना सीधा नहीं होता। हाँ, जाहिर है, एक मेंढक केवल टिड्डे का इंतजार थोड़ी करेगा, वो कई अन्य कीड़ों को भी खाता है। बिल्कुल, और सांप भी केवल मेंढक पर निर्भर नहीं रहता, वो चूहों का भी शिकार करता है। इसी बिंदु पर खाद्य जाल या फूड वेब की अवधारणा सामने आती है। मतलब जब कई खाद्य श्रृंखलाएं आपस में जुड़ जाती हैं। हाँ, और ये परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि यही खाद्य जाल पूरे तंत्र को स्थिरता प्रदान करता है। जितने ज्यादा विकल्प होंगे, तंत्र उतना ही मजबूत होगा। सही कहा। अगर किसी बीमारी से सारे मेंढक खत्म भी हो जाएं, तो सांप भूखा नहीं मरेगा क्योंकि उसके पास चूहों का विकल्प है। एकदम सही। अब अगर ऊर्जा के इसी प्रवाह को हम ग्राफ या चित्र में देखें तो वो एक पिरामिड बन जाता है। चार्ल्स एल्टन ने ये विचार दिया था, इसलिए इन्हें एल्टोनियन पिरामिड कहते हैं। असल में ये किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न पोषण स्तरों यानी ट्रॉफिक लेवल्स के बीच के संबंधों का एक चित्रात्मक निरूपण है, एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। पोषण स्तर मतलब वही ना कि कौन किसे खा रहा है? जी, और ये तथ्य परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि इसे सबसे पहले चार्ल्स एल्टन ने 1927 में विकसित किया था। वेट, चार्ल्स एल्टन? हाँ, 1927 में? हाँ, इसीलिए कई बार परीक्षा में इन्हें पारिस्थितिकी पिरामिड न कहकर एल्टोनियन पिरामिड के नाम से भी पूछ लिया जाता है। परीक्षार्थियों को ये नाम जरूर याद रखना चाहिए। ओह अच्छा, तो ये एक ही बात है। तो अगर मैं इसे एक उपमा दूं तो ये एक बहुमंजिला इमारत की तरह है। बिल्कुल, एकदम सही उपमा है। जहां हर ऊपर की मंजिल नीचे वाली मंजिल पर टिकी होती है। तो इसे समझने के लिए किन 3 मुख्य आधारों का इस्तेमाल किया जाता है? वो 3 आधार हैं: जीवों की संख्या, उनका जैव भार और ऊर्जा। तो चलिए, पोषण स्तरों के इस बुनियादी ढांचे को समझने के बाद सबसे आसान तरीके से शुरू करते हैं। संख्या का पिरामिड या पिरामिड ऑफ नंबर्स। देखिए, ये पिरामिड उत्पादकों और उपभोक्ताओं की कुल संख्या को दर्शाता है। अगर हम एक घास के मैदान यानी ग्रासलैंड इकोसिस्टम का उदाहरण लें तो ये पिरामिड हमेशा सीधा या अपराइट बनता है। सीधा मतलब नीचे से चौड़ा और ऊपर से नुकीला। जी हाँ, क्योंकि आधार पर उत्पादक यानी घास के तिनके लाखों में होते हैं और फिर उन्हें खाने वाले टिड्डे हजारों में होते हैं। बिल्कुल, फिर उन टिड्डों को खाने वाले मेंढक जो द्वितीयक उपभोक्ता हैं वो सैकड़ों में रह जाते हैं। और सांप दसियों में, और सबसे ऊपर बाज शायद 1 या 2 ही बचते हैं। एग्जैक्टली।
इसीलिए ये पिरामिड सीधा खड़ा होता है। लेकिन यहाँ एक कंफ्यूजन है। मैंने पढ़ा है कि एक पेड़ का पारिस्थितिकी तंत्र उल्टा होता है। वेट, एक पेड़ का पिरामिड उल्टा कैसे हो सकता है? क्या वो गिर नहीं जाएगा? यहीं तो सबसे ज्यादा गलतियां होती हैं। हमें ये याद रखना है कि हम सिर्फ गिनती कर रहे हैं, वजन नहीं। अच्छा, सिर्फ गिनती। हाँ, तो जब हम एक बड़े पेड़ को देखते हैं तो उत्पादक केवल एक है, तो पिरामिड की शुरुआत नीचे एक छोटे से बिंदु से होती है। ठीक है, पेड़ एक हो गया। लेकिन उस एक पेड़ पर आश्रित जो प्राथमिक उपभोक्ता हैं, यानी पक्षी, वो अनेक होते हैं। हाँ, एक पेड़ पर कई पक्षी हो सकते हैं। और उन पक्षियों के शरीर पर रहने वाले परजीवी, जिन्हें हम पैरासाइट्स कहते हैं, वो हजारों में होते हैं। ओह, तो गिनती तेजी से बढ़ रही है। बिल्कुल। और फिर उन परजीवियों के ऊपर भी अति परजीवी यानी हाइपोपैरासाइट्स होते हैं, जो लाखों में होते हैं। क्या बात है! एक पेड़, फिर सैकड़ों पक्षी, फिर हजारों परजीवी और लाखों अति परजीवी। जी, इसीलिए संख्या के आधार पर एक पेड़ का पिरामिड नीचे से संकरा और ऊपर से चौड़ा यानी उल्टा होता है। इसे परीक्षा के लिए जरूर याद रखें। ये तो बहुत तार्किक है, लेकिन मुझे लगता है कि जीवों की सिर्फ गिनती करना काफी नहीं है। आप ऐसा क्यों सोचते हैं? क्योंकि एक घास के छोटे से तिनके और एक विशाल पेड़ की गिनती बराबर नहीं हो सकती ना। दोनों की गिनती एक है, पर उनमें बहुत फर्क है। एकदम सही। और इसी खामी को दूर करने के लिए दूसरा पैमाना लाया गया, जैव भार का पिरामिड या पिरामिड ऑफ बायोमास। हाँ, इसमें हम उनका वजन या मांस मापते हैं। हाँ, लेकिन साधारण वजन नहीं। ये प्रत्येक पोषण स्तर पर जीवों के कुल शुष्क वजन यानी ड्राई वेट को मापता है। शुष्क वजन, ठीक है। तो अगर हम जंगल का पारिस्थितिकी तंत्र लें तो ये कैसा बनेगा? जंगल में ये सीधा बनता है। आधार पर जो पेड़ और झाड़ियां हैं, उनका कुल वजन सबसे ज्यादा होता है। मान लीजिए 1000 किलो। और फिर प्राथमिक उपभोक्ता जैसे हिरण या खरगोश का वजन कम होगा? बिल्कुल, शायद 100 किलो। और सबसे ऊपर बाघ या शेर का वजन सबसे कम होता है, करीब 10 किलो। तो 1000, फिर 100, फिर 10। इसलिए ये सीधा बनता है। जी, लेकिन यहाँ भी एक बड़ा अपवाद है जो परीक्षा के लिए हॉट टॉपिक है। तालाब का पारिस्थितिकी तंत्र। हाँ, तालाब या समुद्र में जैव भार का पिरामिड उल्टा यानी इन्वर्टेड होता है। वेट, ये मुझे हमेशा कंफ्यूज करता है। अगर तालाब में आधार का वजन सबसे कम है तो वो बड़ी मछलियां भूखी क्यों नहीं मरती? ये उल्टा कैसे काम करता है? चलिए इसे आंकड़ों से समझते हैं। आधार पर जो फाइटोप्लैंक्टन होते हैं वो उत्पादक हैं। उनका वजन सिर्फ 4 ग्राम प्रति वर्ग मीटर होता है। सिर्फ 4 ग्राम? और इसके ऊपर वाले ज़ूप्लैंक्टन? उनका वजन 8 ग्राम प्रति वर्ग मीटर होता है। ओह, अच्छा। और फिर छोटी मछलियां? छोटी मछलियों का वजन 12 ग्राम होता है और सबसे ऊपर बड़ी मछलियां या व्हेल का वजन 100 ग्राम प्रति वर्ग मीटर होता है। मतलब आधार सबसे हल्का और शीर्ष सबसे भारी। लेकिन सवाल वही है कि 100 ग्राम की मछलियां 4 ग्राम का खाना खाकर कैसे जिंदा हैं? क्योंकि फाइटोप्लैंक्टन बहुत छोटे होते हैं और उनका जीवन काल बहुत कम होता है, लेकिन वो अविश्वसनीय गति से प्रजनन करते हैं। मतलब वो तेजी से बनते रहते हैं? जी। वो इतनी तेजी से नए जीव बनाते हैं कि उनका कुल स्थिर भार तो कम रहता है, लेकिन वो लगातार शिकारियों का पेट भरते रहते हैं। ओह, समझ गया। जैसे कोई बेकरी हो जहां ब्रेड तुरंत बन रही है और तुरंत बिक रही है। एकदम सही उपमा है। इसीलिए तालाब का जैव भार पिरामिड हमेशा उल्टा बनता है। ये वाकई बहुत दिलचस्प है। तो संख्या और वजन के बाद अब उस असली ईंधन की बात करते हैं जो इस पूरे तंत्र को चलाता है। बिल्कुल, ऊर्जा का पिरामिड। और यहाँ परीक्षा के लिए सबसे जरूरी तथ्य ये है कि ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा होता है, ऑलवेज अपराइट। हमेशा सीधा, कोई अपवाद नहीं? कोई अपवाद नहीं, ये कभी उल्टा नहीं हो सकता। लेकिन ऐसा क्यों है? वजन और संख्या तो उल्टे हो रहे थे। इसके 2 कारण हैं। पहला, ऊर्जा का प्रवाह हमेशा एक दिशीय यानी यूनिडायरेक्शनल होता है। एक दिशीय मतलब एक ही दिशा में? जी, सूरज से पौधों में फिर जानवरों में। जी, वो कभी उल्टी दिशा में नहीं जा सकती। और दूसरा कारण क्या है? दूसरा है थर्मोडायनेमिक्स और लिंडमैन का 10% नियम। इसे याद रखने के लिए भी एक बहुत ही बेहतरीन ट्रिक मौजूद है। मछली भारी, पेड़ पर चिड़िया भारी। इसका सीधा अर्थ है कि तालाब में मछली भारी होती है, इसलिए जैव भार का पिरामिड उल्टा बनता है।
हाँ, और दूसरी तरफ एक बड़े पेड़ के इकोसिस्टम में संख्या का पिरामिड उल्टा बनता है, क्योंकि एक विशाल पेड़ पर कई चिड़िया निर्भर होती हैं। ये ट्रिक्स परीक्षा के तनाव में कंफ्यूजन दूर करने के लिए बहुत प्रभावी हैं। सीधे तथ्यों से आगे बढ़कर अब उन तकनीकी शब्दों पर चर्चा करते हैं जो परीक्षा में कथन और कारण वाले सवालों में फंसाते हैं। हाँ, इनमें सबसे प्रमुख शब्द है इकोटोन। ये कोई सामान्य क्षेत्र नहीं है, बल्कि दो अलग अलग पारिस्थितिकी तंत्रों के बीच का संक्रमण क्षेत्र है। मतलब ट्रांजिशन जोन? बिल्कुल, जैसे जहां एक नदी समुद्र से मिलती है या जहां एक घना जंगल खत्म होकर खुला घास का मैदान शुरू होता है। ये एक तनाव का क्षेत्र होता है जहां दोनों तंत्रों की विशेषताएं पाई जाती हैं। और इसी इकोटोन के कारण एक घटना होती है जिसे एज प्रभाव या एज इफेक्ट कहा जाता है ना? एकदम सही। जब उस संक्रमण क्षेत्र में कुछ खास प्रजातियों की आबादी और विविधता अचानक बहुत अधिक हो जाती है, तो उस उच्च विविधता वाली स्थिति को ही एज प्रभाव कहा जाता है। इसे जरूर याद रखें। एक और बहुत ही दिलचस्प शब्द है इकोलॉजिकल निके। स्रोत इसे किसी जीव का अपने वातावरण में काम या पता कहता है। इसे निवास स्थान यानी हैबिटेट से अलग करके समझना जरूरी है। निवास स्थान किसी जीव का पता है, लेकिन निके उसका पेशा या प्रोफेशन है। पेशा मतलब वो क्या काम करता है। हाँ, एक जंगल में कई प्रजातियां रह सकती हैं, लेकिन वे क्या खाती हैं, दिन के किस समय शिकार करती हैं, उनका तापमान सहने का स्तर क्या है, ये पूरी जीवन शैली उनका निके है। और प्रकृति का एक सख्त नियम है कि कोई भी दो प्रजातियां एक ही इकोसिस्टम में बिल्कुल एक जैसा निके लंबे समय तक साझा नहीं कर सकती। बिल्कुल, उनमें प्रतिस्पर्धा होगी और एक को अपनी आदत बदलनी पड़ेगी या खत्म होना पड़ेगा। फिर चर्चा आती है कीस्टोन प्रजाति की। स्रोत के अनुसार ये वे प्रजातियां हैं जो संख्या में कम होने के बावजूद पूरे तंत्र के संतुलन के लिए अनिवार्य होती हैं। कीस्टोन असल में किसी मेहराब के बीच वाले उस पत्थर को कहते हैं जिस पर पूरी संरचना टिकी होती है, जैसे येलोस्टोन नेशनल पार्क के भेड़ियों का उदाहरण। हाँ, जब वहां से भेड़ियों को हटाया गया तो हिरणों की संख्या इतनी बढ़ गई कि उन्होंने नदियों के किनारे उगने वाले सभी पौधों को चर लिया। और जड़ें न होने के कारण मिट्टी का कटाव शुरू हो गया, यहां तक कि नदियों ने अपना रास्ता बदल लिया। जब भेड़ियों को वापस लाया गया तो पूरा जंगल फिर से हरा भरा हो गया। कीस्टोन प्रजातियां इसी तरह पूरे तंत्र को अपनी उपस्थिति मात्र से नियंत्रित करती हैं। पारिस्थितिकी अनुक्रमण या सक्सेशन भी एक ऐसा ही विषय है। बिल्कुल, जो ये दर्शाता है कि कैसे एक खाली जगह पर पूरा जीवन विकसित होता है। प्रकृति कभी खाली जगह बर्दाश्त नहीं करती। ये दो प्रकार का होता है। पहला प्राथमिक अनुक्रमण, जो एक निर्जीव चट्टान से शुरू होता है, जहां सबसे पहले लाइकन आते हैं। हाँ, लाइकन एक एसिड छोड़कर चट्टान को पिघलाते हैं और मिट्टी की पहली परत बनाते हैं। इन्हें अग्रदूत या पायनियर कहा जाता है। उनके बाद काई, घास, झाड़ियां और अंत में एक घना जंगल बनता है। और दूसरा है द्वितीयक अनुक्रमण, जो जंगल की आग या बाढ़ के बाद शुरू होता है। क्योंकि वहां मिट्टी पहले से मौजूद होती है, इसलिए ये प्रक्रिया बहुत तेजी से होती है। एकदम सही। प्रदूषण के संदर्भ में भी दो शब्द अक्सर परीक्षार्थियों को उलझाते हैं, जैव संचयन और जैव आवर्धन। दोनों सुनने में एक जैसे लगते हैं, लेकिन इनके काम करने का तंत्र बिल्कुल अलग है। जैव संचयन एक ही जीव के जीवन काल की घटना है। मान लीजिए एक मछली ऐसे पानी में रहती है जहां डीडीटी जैसा रसायन है, और डीडीटी वसा में घुलनशील होता है, तो वो पसीने या मलमूत्र के साथ शरीर से बाहर नहीं निकलता। हाँ, इसलिए जैसे जैसे मछली बड़ी होती है उसके शरीर में रसायन जमा होता रहता है। ये संचयन या एक्यूमुलेशन है। लेकिन जैवावर्धन तब होता है जब ये रसायन खाद्य श्रृंखला में एक स्तर से दूसरे स्तर पर ऊपर की ओर यात्रा करता है। और यहीं पर खतरा सबसे बड़ा हो जाता है। जब एक बाज उन सैकड़ों मछलियों को खाता है जिनके शरीर में डीडीटी जमा है, तो वो सारा का सारा डीडीटी बाज के शरीर में पहुंच जाता है। मतलब खाद्य श्रृंखला में जितना ऊपर जाएंगे, प्रदूषक का स्तर उतना ही खतरनाक होता जाएगा। इसे ही आवर्धन या मैग्निफिकेशन कहते हैं। बिल्कुल। तो इस सब का असल मतलब क्या है? ऊर्जा, खाद्य जाल, पिरामिड, प्रदूषण, अंत में यह तंत्र कितनी कमाई कर रहा है? चर्चा के अंतिम चरण में हम उत्पादकता या प्रोडक्टिविटी पर आते हैं। स्रोत में जीपीपी और एनपीपी का जिक्र है। जीपीपी यानी ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, वो कुल सौर ऊर्जा है जिसे पौधों ने प्रकाश संश्लेषण से ग्लूकोज में बदला है।
ये उनकी सकल कमाई है। लेकिन पौधे भी जीवित हैं। उन्हें भी अपनी जड़ों और पत्तियों तक ऊर्जा पहुंचानी होती है। वे सांस लेते हैं, जिसमें काफी ऊर्जा खर्च हो जाती है। हाँ, और यहीं पर एनपीपी निकालने के लिए स्रोत की वो शानदार ट्रिक काम आती है। सकल से सांस निकाली तो शुद्ध बचा। मतलब जीपीपी में से जब पौधों द्वारा श्वसन या रेस्पिरेशन में खर्च की गई ऊर्जा को घटा दिया जाता है, तो जो बचता है वो एनपीपी या शुद्ध उत्पादकता होती है। एकदम सही। यही वो शुद्ध ऊर्जा है जो अगले स्तर यानी शाकाहारी जानवरों के खाने के लिए उपलब्ध होती है। परीक्षा के लिए एक और बड़ा तथ्य ये है कि दुनिया में सबसे अधिक उत्पादकता कहाँ होती है। स्रोत स्पष्ट करता है कि भूमि पर उष्णकटिबंधीय वर्षा वन और समुद्रों में कोरल रीफ्स सबसे अधिक उत्पादक होते हैं। और इसे क्रम में याद रखने की अंतिम ट्रिक है, वर्षा के बाद घास सूखी। वर्षा से वर्षावन, जहां भूमध्य रेखा की धूप और बारिश अधिकतम उत्पादकता देती है। उसके बाद घास से घास के मैदान, और अंत में सूखी से मरुस्थल, जहां पानी की कमी के कारण उत्पादकता सबसे कम होती है। इसके साथ ही स्रोत ये भी रेखांकित करता है कि प्राकृतिक तंत्रों में महासागर दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र है। और कृत्रिम तंत्रों में जिन्हें मनुष्य बनाता है, धान का खेत एक प्रमुख उदाहरण है। तो चलिए इस पूरी चर्चा के मुख्य बिंदुओं को तेजी से दोहरा लेते हैं। महासागर सबसे बड़ा और स्थिर तंत्र है। ऊर्जा हमेशा एक दिशीय होती है। 10% का नियम लिंडमैन ने दिया था, और तालाब का पिरामिड उल्टा होता है। स्रोत के निर्देशानुसार एकदम स्पष्ट शब्दों में कहूंगी, अगर यूपी लेखपाल परीक्षा 2026 में अच्छे अंक लाने हैं तो इस टॉपिक को बार बार रिवाइज करें। कल्पना कीजिए एक ऐसी तिजोरी की जिसे दुनिया के खत्म होने की स्थिति के लिए बनाया गया है, जहां पैसे या सोना नहीं बल्कि बीजों और कोशिकाओं को -196 डिग्री सेल्सियस पर जमा कर रखा गया है। बिल्कुल। और ऐसी जगहों की जरूरत पड़ रही है क्योंकि हमारे विशाल जंगल तबाह हो रहे हैं। जैव विविधता या बायोडाइवर्सिटी, अगर शब्दों को तोड़ा जाए तो ये जैविक और विविधता से मिलकर बना है ना? हाँ, एकदम सही। इसका सीधा सा अर्थ यही है कि किसी एक भौगोलिक क्षेत्र में मौजूद जीवन के विभिन्न रूप, जैसे पेड़ पौधे, जीव जंतु और सूक्ष्म जीवों की किस्में। लेकिन परीक्षा के नजरिए से इसके ऐतिहासिक संदर्भ अक्सर उलझा देते हैं। जैसे मैं देख रही थी 1985 में वॉल्टर जी रोजन और प्रसिद्ध वैज्ञानिक एडवर्ड विल्सन के नामों के बीच काफी विरोधाभास देखने को मिलता है। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए, ये कोई विरोधाभास नहीं है, बल्कि एक ऐतिहासिक विकास क्रम है। इसको ऐसे समझिए, वॉल्टर जी रोजन ने 1985 में पहली बार जैव विविधता शब्द गढ़ा था। अच्छा, तो शब्द उन्होंने दिया था। हाँ, उन्होंने एक राष्ट्रीय मंच की रूपरेखा तैयार करते समय बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को छोटा करके बायोडाइवर्सिटी कर दिया था। इसे जरूर याद रखें, ये एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है। राइट। लेकिन शब्द बनाना एक बात है और उसे पूरी दुनिया की वैज्ञानिक बिरादरी और आम जनता के बीच स्थापित करना दूसरी बात है। ये काम प्रसिद्ध कीट विज्ञानी मतलब एंटोमोलॉजिस्ट एडवर्ड विल्सन ने किया। उन्होंने इसे मेन स्ट्रीम में लाकर लोकप्रिय बनाया। अच्छा, तो अगर एग्जाम में प्रश्न आए कि शब्द किसने गढ़ा, तो उत्तर वॉल्टर जी रोजन होगा, और अगर लोकप्रिय बनाने का पूछा जाए तो एडवर्ड विल्सन, है ना? बिल्कुल, एग्जैक्टली यही लॉजिक लगाना है। चलिए, ये ऐतिहासिक अंतर तो अब स्पष्ट हो गया। अब अगर हम 1992 के पृथ्वी सम्मेलन और विल्सन के वर्गीकरण की तरफ बढ़ें, तो जैव विविधता को 3 मुख्य स्तरों पर बांटा गया है। पहला है आनुवांशिक विविधता यानी जेनेटिक डाइवर्सिटी। हाँ, जो कि किसी एक ही प्रजाति के भीतर जीनों का अंतर होता है। इसे थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। जैसे एक ही कंपनी के अलग अलग फ्लेवर आते हैं ना, वैसे ही भारत में धान यानी चावल की 50,000 से अधिक और आम की 1,000 से अधिक किस्में पाई जाती हैं। दशहरी, लंगड़ा, चौसा, ये सब आम ही हैं। प्रजाति एक ही है, लेकिन इनके आकार और स्वाद में जमीन आसमान का फर्क है। और इसके पीछे का विज्ञान समझना भी जरूरी है। ये जेनेटिक कोड का अंतर सिर्फ स्वाद या आकार के लिए नहीं होता। ये दरअसल जीवित रहने की एक दीर्घकालिक रणनीति है। वो कैसे? देखिए, जब किसी एक प्रजाति में उच्च आनुवांशिक विविधता होती है तो उसके पास बीमारियों, सूखे या जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए एक बड़ा जेनेटिक बैंक होता है। हजारों वर्षों के अनुकूलन के कारण धान की कुछ किस्में बाढ़ में भी जिंदा रह सकती हैं, तो कुछ सूखे में। मतलब अगर कोई नया वायरस आम की एक किस्म पर हमला करे
तो दूसरी किस्म जिसमें उसके खिलाफ रेजिस्टेंस होगा वो बच जाएगी। बिल्कुल। इसीलिए ये आनुवांशिक विविधता पूरे इकोसिस्टम के लिए एक लाइफ इंश्योरेंस की तरह काम करती है। बहुत खूब। अब इस जीन के सूक्ष्म स्तर से थोड़ा ऊपर उठते हैं। दूसरा दायरा आता है प्रजाति विविधता यानी स्पीशीज डाइवर्सिटी का। जी। ये किसी एक क्षेत्र में मौजूद अलग अलग प्रजातियों की कुल संख्या होती है। इसे स्पीशीज रिचनेस भी कहते हैं, है ना? हाँ, और इसमें भौगोलिक क्षेत्र का बड़ा योगदान होता है। जैसे अक्सर पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के उभयचरों मतलब एम्फीबियंस की तुलना की जाती है। पश्चिमी घाट में मेंढकों और दूसरे उभयचरों की प्रजातियां कहीं ज्यादा हैं। तो क्या वहां का भूगोल इसके लिए जिम्मेदार है? ये बहुत ही शानदार बिंदु है। हाँ, भौगोलिक तंत्र ही इसका मुख्य कारण है। देखिए, पश्चिमी घाट की ऊंची पर्वत श्रृंखलाएं मॉनसून की हवाओं को रोककर भारी वर्षा करवाती हैं। इससे वहां साल भर एक नमी भरा सघन वन क्षेत्र बना रहता है। और एम्फीबियंस को ऐसी ही नमी चाहिए होती है। बिल्कुल। उन्हें अपने जीवन चक्र, खासकर प्रजनन और अपनी त्वचा को नम रखने के लिए ऐसे ही स्थिर आर्द्र वातावरण की आवश्यकता होती है। जबकि पूर्वी घाट काफी शुष्क और विखंडित है, इसलिए पश्चिमी घाट में इनका विकास और विभाजन बहुत ज्यादा हुआ है। अच्छा, इसलिए वो प्रजाति विविधता के मामले में इतना समृद्ध है। अब तीसरे स्तर पर आते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र विविधता यानी इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। क्योंकि कोई भी जीव शून्य में तो नहीं रहता, उसे एक विशेष माहौल चाहिए। हाँ, और भारत इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है। सही कहा। एक तरफ राजस्थान के शुष्क रेगिस्तान है, पूर्वोत्तर में घने वर्षावन है, तटीय क्षेत्रों में खारे पानी के मैंग्रोव वन है और हिमालय में एल्पाइन घास के मैदान है। अगर हम नॉर्वे जैसे देशों को देखें तो वहां का भूगोल काफी एक समान है, पर भारत में इतने अलग अलग आवाज हैं। यही भौगोलिक विस्तार भारत को वैश्विक स्तर पर एक मेगा डाइवर्स देश बनाता है। अलग अलग आवाज का मतलब है अलग अलग तरह के जीवों का अनुकूलन। ये विविधता कोई सजावटी चीज नहीं है, इसके ठोस और जीवन रक्षक लाभ हैं। मतलब आर्थिक और वैज्ञानिक रूप से भी। बिल्कुल। पारिस्थितिक दृष्टि से सूक्ष्म जीव मिट्टी का निर्माण करते हैं, वनस्पतियां पोषक तत्वों का चक्रण करती हैं, और आर्थिक रूप से देखें तो क्विनैन जो मलेरिया की दवा है या टैक्सोल जो कैंसर के इलाज में काम आती है, ये सब इन्हीं प्राकृतिक वनस्पतियों की देन है। वाओ, मतलब भविष्य की एडवांस्ड फसलें भी इन्हीं पर निर्भर हैं। लेकिन यहाँ एक वैचारिक मंथन की स्थिति पैदा होती है। अगर जैव विविधता हमारी अर्थव्यवस्था और जीवन चक्र का इंजन है, तो इंसानों ने इसे सहेजने के बजाय इसका भारी दोहन क्यों किया है? यही तो सबसे बड़ी विडंबना है। और इसी विनाश से एक बहुत ही गंभीर अवधारणा जन्म लेती है, जैव विविधता हॉटस्पॉट। ये सुनने में बड़ा आकर्षक लगता है, जैसे कोई वाईफाई हॉटस्पॉट हो, लेकिन इसकी सच्चाई काफी डरावनी है। हाँ, क्योंकि हॉटस्पॉट का मतलब कोई खुशहाल जंगल नहीं है। ये अवधारणा 1988 में नॉर्मन मायर्स द्वारा प्रस्तुत की गई थी। ये परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, नॉर्मन मायर्स और 1988। तो उन्होंने बेसिकली ऐसे क्षेत्रों की पहचान की जो जैविक रूप से समृद्ध तो हैं, पर विनाश की कगार पर है। एग्जैक्टली। इसे आप पृथ्वी के एक ग्लोबल इमरजेंसी वार्ड की तरह समझ सकते हैं। तो किसी जगह को इस इमरजेंसी वार्ड में डालने के नियम क्या है? मैंने पढ़ा था कि 2 अनिवार्य शर्तें होती हैं। पहली है स्थानिकता या एंडेमिज्म, मतलब उस क्षेत्र में कम से कम 1500 संवहनीय पौधों की ऐसी प्रजातियां होनी चाहिए जो दुनिया में और कहीं ना हो। पर संवहनीय पौधे ही क्यों? कीड़े मकोड़े क्यों नहीं? इसके पीछे एक गहरा पारिस्थितिक तंत्र काम करता है। देखिए, संवहनी पौधे यानी वैस्कुलर प्लांट्स, जिनमें पानी और पोषक तत्व ले जाने के लिए जाइलम और फ्लोएम होते हैं, वो किसी भी जंगल का ढांचा तय करते हैं। वो मुख्य उत्पादक हैं। अच्छा, तो अगर वो पौधा सिर्फ उसी पहाड़ पर है, तो उस पर निर्भर कीट भी वही होंगे? बिल्कुल सही पकड़ा आपने। इसीलिए 1500 स्थानिक पौधों की मौजूदगी ये साबित करती है कि वो एक अद्वितीय इकोसिस्टम है, जिसकी नींव बहुत गहरी है। और दूसरी शर्त तो और भी खतरनाक है, उस क्षेत्र का कम से कम 70% हिस्सा इंसानी गतिविधियों के कारण नष्ट हो चुका हो। ये आंकड़ा सच में डराता है। हाँ, 70% विनाश का सीधा अर्थ है कि इकोसिस्टम अपने टूटने के बिंदु यानी टिपिंग पॉइंट पर आ चुका है। जो 30% बचा है, वही जीवन की आखिरी उम्मीद है। ये तो सच में खतरे का लाल निशान है। तो ऐसी कितनी जगह है पूरी दुनिया में?
जब पूरी दुनिया को इन 2 पैमानों पर परखा गया तो वर्तमान में कुल 36 जैव विविधता हॉटस्पॉट पहचाने गए हैं। और यहाँ एक चौंकाने वाला स्टैटिस्टिकल फैक्ट है, ये 36 हॉटस्पॉट्स पृथ्वी के कुल जमीनी क्षेत्रफल का केवल 2.4% हिस्सा ही कवर करते हैं। सिर्फ 2.4%? हाँ, लेकिन इस छोटे से हिस्से में दुनिया की लगभग 50% स्थानिक पौधों की प्रजातियां और 42% स्थानिक कशेरुकी यानी वर्टेब्रेट जीव सिमटे हुए हैं। ये एक भयानक असंतुलन है। बाप रे, मतलब इतनी सी जमीन पर आधी दुनिया का अनोखा जीवन दांव पर लगा है। हाँ। अब इसमें भारत कहाँ खड़ा है? इन 36 में से 4 हॉटस्पॉट्स भारत की सीमाओं के भीतर या आंशिक रूप से भारत के भूगोल से जुड़े हुए हैं। एग्जाम में इनकी लोकेशंस और वहां के जीवों पर अक्सर सवाल आते हैं। तो उन 4 के बारे में थोड़ा डिटेल में बात करते हैं। हाँ। पहला तो शायद हिमालय है ना? हाँ, पहला हिमालय क्षेत्र है। ये पूरे भारतीय हिमालय से लेकर पाकिस्तान, नेपाल और भूटान तक फैला है। यहाँ की ऊंचाई पर स्नो लेपर्ड और रेड पैंडा जैसे दुर्लभ जीव मिलते हैं। दूसरा है पश्चिमी घाट, जो भारत का सबसे प्रमुख हॉटस्पॉट है। यहाँ नीलगिरी तहार और लायन टेल मकैक मिलते हैं। लाइन टेल्ड मकैक यानी शेर जैसी पूंछ वाला बंदर। मैंने पढ़ा था कि ये बंदर पश्चिमी घाट के ऊपरी सदाबहार जंगलों की घनी छातारियों में, मतलब कैनपी में ही रहते हैं। जब सड़कें बनाने के लिए जंगल काटते हैं तो इनका आवाज टूट जाता है, क्योंकि ये जमीन पर नहीं उतरते। ये उस 70% विनाश वाली शर्त का एक दुखद उदाहरण है। बिल्कुल, आवास का विखंडन यानी हैबिटेट फ्रैगमेंटेशन ही इनके लिए सबसे बड़ा खतरा है। अब तीसरे हॉटस्पॉट की बात करें तो वो है इंडो बर्मा क्षेत्र। इसमें पूर्वोत्तर भारत का बड़ा हिस्सा आता है। लेकिन यहाँ एग्जाम का एक ट्रैप होता है। कैसा ट्रैप? ये हमेशा याद रखना चाहिए कि इंडो बर्मा हॉटस्पॉट में असम और अंडमान द्वीप समूह शामिल नहीं है। वहाँ ऑप्शंस में देखे कंफ्यूज करते हैं। अच्छा, इससे डेफिनेटली नोट करना चाहिए। और चौथा कौन सा है? चौथा है सुंडालैंड। इसका मुख्य विस्तार दक्षिण पूर्व एशिया में है, लेकिन भारत का निकोबार द्वीप समूह इसी का हिस्सा है, जो अपनी समुद्री और स्थलीय विविधता के लिए मशहूर है। ठीक है, तो हिमालय, पश्चिमी घाट, इंडो बर्मा, असम और अंडमान को छोड़कर और सुंडालैंड, ये 4 क्लियर हो गए। अब अगर इन पर इतना खतरा है तो इन्हें बचाने के लिए कुछ तो किया जा रहा होगा। हाँ, इसी प्रक्रिया को जैव विविधता का संरक्षण कहते हैं। इसके 2 मुख्य तरीके हैं, इन सीटू यानी स्वस्थान और एक्स सीटू यानी बाह्य स्थान। तो जैव विविधता संरक्षण की 2 मुख्य विधियों का अंतर समझना परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत आवश्यक है। तो चलिए इसे समझते हैं। स्रोत के अनुसार पहली विधि है स्वस्थानीय संरक्षण, जिसे इन सीटू कहते हैं। ये क्या है और कैसे काम करता है? देखिए, इसके नाम में ही इसका अर्थ छिपा है। स्वस्थानीय का मतलब है जब किसी जीव या वनस्पति को उसके प्राकृतिक आवास में ही संरक्षित किया जाता है, मतलब नेचुरल हैबिटेट में। ये सबसे प्रभावी तरीका है, क्योंकि इसमें केवल जीव ही नहीं बल्कि पूरा पारिस्थितिकी तंत्र सुरक्षित रहता है। अच्छा, क्या इसका मतलब ये कि किसी को सुरक्षित रखने के लिए उसे किसी दूसरे स्थान पर ले जाने के बजाय उसके अपने ही घर की सुरक्षा बढ़ा दी जाए? हाँ, एकदम सही एनालॉजी है। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे किसी घड़ी के एक गियर को बचाने के लिए पूरी घड़ी के बाहरी केस को ही मजबूत कर दिया जाए। अरे वाह, ये समझने में बहुत आसान है। अब इसके नियमों और प्रकारों पर आते हैं। स्रोत में पहला नाम राष्ट्रीय उद्यान यानी नेशनल पार्क्स का है, और मैं कहूंगी कि ये परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल महत्वपूर्ण है। यह नियम यह है कि मानवीय गतिविधियों पर पूरी तरह प्रतिबंध होता है। मतलब पशु चराना या लकड़ी काटना जैसी चीजें पूरी तरह वर्जित हैं। जैसे जिम कॉर्बेट या दुधवा नेशनल पार्क। लेकिन फिर वन्यजीव अभयारण्य यानी वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी में क्या अलग है? अभयारण्यों में कुछ शर्तों के साथ सीमित मानवीय गतिविधियों की अनुमति होती है, मतलब थोड़ी बहुत छूट मिल जाती है। और हाँ, ये किसी विशेष प्रजाति के लिए भी बनाए जा सकते हैं। समझ गई। अब तीसरे प्रकार की बात करते हैं, जो है बायोस्फीयर रिजर्व। ये तो बहुत बड़ा क्षेत्र होता है ना? हाँ, बहुत विशाल क्षेत्र होता है, और इसे सही से चलाने के लिए 3 भागों में बांटा जाता है, कोर, बफर और ट्रांजिशन। तो परीक्षार्थियों को ये तीनों भाग जरूर याद रखने चाहिए। पहला है कोर, जो पूरी तरह संरक्षित होता है ना? जी, एकदम नेशनल पार्क की तरह। फिर आता है बफर जोन, जहां शोध और शिक्षा के लिए सीमित पहुंच होती है। ये एक तरह का शॉक एब्जॉर्बर है। और तीसरा है ट्रांजिशन जोन, जहां स्थानीय समुदाय और प्रशासन मिलकर काम करते हैं। बिल्कुल, यहाँ इंसान और प्रकृति साथ रहते हैं। इसके अलावा इन सिटू का एक और प्रकार है पवित्र उपवन। अच्छा। हाँ, ये वो वन क्षेत्र है
जो सांस्कृतिक या धार्मिक मान्यताओं के कारण संरक्षित होते हैं। यहाँ आस्था सबसे बड़ा नियम है। ये बहुत दिलचस्प है। लेकिन मेरे मन में एक सवाल आ रहा है, क्या होगा जब वो प्राकृतिक घर ही सुरक्षित ना बचे? या जीवों की संख्या इतनी कम हो जाए कि उन्हें वहां रखना खतरे से खाली ना हो? देखिए, यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि ऐसी आपातकालीन स्थिति में जीवों को मानव निर्मित कृत्रिम आवास में ले जाया जाता है, जिसे बाह्य स्थाने या एक्स सिटू संरक्षण कहते हैं, राइट? बिल्कुल सही। इसे ऑफ साइट संरक्षण भी कहते हैं। इसके कई प्रमुख प्रकार हैं जो सूचियों में दिए गए हैं, जैसे प्राणी उद्यान या चिड़ियाघर। जहां जानवरों को कृत्रिम बाड़ों में रखकर उनकी देखभाल और प्रजनन कराया जाता है। हाँ, और पौधों के लिए वनस्पति उद्यान यानी बॉटनिकल गार्डन्स आते हैं, जहां दुर्लभ और संकटग्रस्त पौधों का संरक्षण होता है। इसके अलावा बीज बैंक भी होते हैं, जहां भविष्य के लिए बीजों को बहुत कम तापमान पर रखा जाता है, और जलीय जीवों के लिए एक्वेरियम होते हैं। सही कहा। अब बीज बैंक की बात उठी है तो क्रायो प्रिजर्वेशन को समझना बहुत जरूरी है। ये एक्स सिटू की एक बहुत ही विशेष तकनीक है। हाँ, स्रोत में इसका जिक्र है। क्रायो प्रिजर्वेशन और जीन बैंक वास्तव में कैसे काम करते हैं? इसमें तरल नाइट्रोजन का उपयोग किया जाता है और तापमान होता है -196 डिग्री सेल्सियस। ओहो, -196 डिग्री। इसे जरूर याद रखें, ये परीक्षा में पूछा जा सकता है। बिल्कुल। इस अचूक ठंडे तापमान पर युग्मकों यानी गैमीट्स या ऊतकों को दशकों तक सुरक्षित रखा जा सकता है। ये एकदम जीवन को पॉज करने जैसा है। बहुत ही कमाल की तकनीक है। तो अब तक हमने दोनों विधियों को समझ लिया है। परीक्षा में कंफ्यूजन से बचने के लिए इन सिटू और एक्स सिटू का एक सीधा तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। जी, स्रोत में दिए गए टेबल का स्पष्टीकरण कर लेते हैं। पहला आधार है आवास। इन सिटू प्राकृतिक होता है, जबकि एक्स सिटू कृत्रिम या मानव निर्मित होता है। और दूसरा आधार उद्देश्य है। इन सिटू पूरे पारिस्थितिकी तंत्र को बचाता है, जबकि एक्स सिटू किसी विशेष प्रजाति या जीन को बचाता है। एकदम सटीक। तीसरा आधार खर्च का है, जहां एक रोचक विरोधाभास देखने को मिलता है। हाँ, मैंने भी इस पर ध्यान दिया। बड़ा क्षेत्र होने के बावजूद इन सिटू कम खर्चीला है, जबकि एक्स सिटू छोटे क्षेत्र में भी अधिक खर्चीला है। ऐसा क्यों? क्योंकि इन सिटू में प्रकृति अपना ख्याल खुद रखती है। उसे ज्यादा कृत्रिम रखरखाव की जरूरत नहीं होती। लेकिन एक्स सिटू में भोजन, पानी और तापमान नियंत्रण का खर्च हमेशा बना रहता है, इसलिए वो अधिक खर्चीला होता है। बिल्कुल तर्कसंगत बात है। और चौथा आधार है उदाहरण। इन सिटू में नेशनल पार्क और हॉटस्पॉट आते हैं, जबकि एक्स सिटू में चिड़ियाघर, लैब और जीन बैंक आते हैं। अब इन उदाहरणों से एक डायरेक्ट एग्जाम ट्रिक निकलती है। अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा इन सिटू संरक्षण का उदाहरण नहीं है। तो इसे याद रखने का कोई खास नियम है? हाँ, एक बहुत ही सॉलिड नियम है। हमेशा याद रखें कि वनस्पति उद्यान यानी बोटैनिकल गार्डन और चिड़ियाघर हमेशा बाह्य स्थाने यानी एक्स सिटू की श्रेणी में ही आते हैं। यह नियम परीक्षा में गलतियों से जरूर बचाएगा। और मैं परीक्षार्थियों को एक और बात बताना चाहूंगी। जी बताइए। यूपी लेखपाल या एलटी ग्रेड जैसी परीक्षाओं में अक्सर राज्य के नेशनल पार्क और अभयारण्यों के स्थान पूछे जाते हैं। तो मैप पर इनकी लोकेशन देखना आगे की पढ़ाई के लिए एक महत्वपूर्ण दिशा है। बहुत सही पॉइंट है। चलिए, बिना किसी देरी के सीधे उत्तर प्रदेश के उस इकलौते राष्ट्रीय उद्यान यानी नेशनल पार्क से शुरुआत करते हैं, जिसका जिक्र हमारे इन नोट्स में सबसे प्रमुखता से किया गया है। जी, दुधवा नेशनल पार्क। हाँ, अब देखिए, उत्तर प्रदेश भौगोलिक दृष्टि से इतना बड़ा राज्य है, लेकिन जब बात नेशनल पार्क की आती है तो पूरी लिस्ट में सिर्फ एक ही नाम उभर कर आता है, दुधवा नेशनल पार्क। सिर्फ एक होने की वजह से शायद ये एग्जामिनर्स का सबसे पसंदीदा सवाल भी है। मैं ये सोच रहा था कि भूगोल के नजरिए से ये जगह इतनी खास क्यों है। देखिए, इसका खास होना इसकी भौगोलिक स्थिति यानी इसकी लोकेशन में ही छिपा है। दुधवा नेशनल पार्क लखीमपुर खीरी जिले में स्थित है। ये जो पूरा क्षेत्र है ना, इसे उत्तर प्रदेश का तराई इलाका कहा जाता है। तराई इलाका मतलब हिमालय की तलहटी वाला क्षेत्र? एकदम सही। तराई यानी वो बहुत ही नम और उपजाऊ भूमि जो ठीक भारत नेपाल सीमा पर स्थित है। इसे साल 1977 में नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया था। 77 में? अच्छा।
जी। और इस तराई क्षेत्र के जो घने जंगल हैं और वहाँ के जो ऊंचे घास के मैदान हैं, वो एक बहुत ही विशेष प्रकार के इकोसिस्टम का निर्माण करते हैं। ये जगह मुख्य रूप से बारासिंगा, जिसे स्वैम्प डियर भी कहते हैं, और बाघों के लिए एक बहुत ही आदर्श प्राकृतिक आवास है। ये तराई क्षेत्र वाली बात काफी लॉजिकल लगती है, क्योंकि बारासिंगा को दलदली और नम भूमि ही सबसे ज्यादा रास आती है। बिल्कुल। तो परीक्षा के नजरिए से कैंडिडेट्स को 3 बातें हमेशा टिप पर याद रखनी है। पहला, इसकी लोकेशन जो लखीमपुर खीरी है। दूसरा, इसका स्थापना वर्ष 1977। और तीसरा, प्रमुख वन्य जीव जो कि बारासिंगा और बाघ हैं। तो इसे याद रखने के लिए एक बहुत ही सरल सा वाक्य सोचिए, खीर में दूध डाला जाता है। खीर में दूध डाला जाता है, ये तो बहुत ही रोजमर्रा की बहुत ही आम बात है। जी हाँ, और यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। ये इतना आम है कि आप इसे भूलेंगे नहीं। यहाँ खीर से हमारा सीधा मतलब खीरी यानी लखीमपुर खीरी जिले से है, और दूध से हमारा मतलब दुधवा नेशनल पार्क से है। अच्छा, खीर से खीरी और दूध से दुधवा। बिल्कुल। इन नोट्स के अनुसार उत्तर प्रदेश में वर्तमान में कुल 4 टाइगर रिजर्व्स हैं, सिर्फ 4। लेकिन इन चारों का पर्यावरण और परीक्षा दोनों के ही दृष्टिकोण से बहुत भारी वजन है। एग्जामिनर हमेशा नई और अपडेटेड जानकारी पर सवाल बनाना पसंद करते हैं। तो हमारे पास हो गए कुल 4 नाम: दुधवा, पीलीभीत, अमनगढ़ और रानीपुर। अब सवाल फिर से वही आता है कि परीक्षा के उस तनाव भरे माहौल में इन चारों को बिना किसी गड़बड़ी के कैसे याद रखा जाए। इसके लिए भी हमारे पास एक छोटी सी कहानी या कह लीजिए एक लाइन की बहुत ही दिलचस्प ट्रिक है। बस दिमाग में एक चित्र बनाइए। अमन और रानी ने पीली दूध पी। अमन और रानी ने पीली दूध पी। अच्छा, चलिए इसे भी डिकोड करते हैं। बहुत आसान है। अमन से आपको तुरंत याद आएगा अमनगढ़ टाइगर रिजर्व। रानी से याद आएगा रानीपुर टाइगर रिजर्व। पीली से पीलीभीत होगा। बिल्कुल। पीली से हमारा मतलब है पीलीभीत टाइगर रिजर्व, और दूध से बनता है दुधवा टाइगर रिजर्व। इस एक छोटे से वाक्य में उत्तर प्रदेश के बाघ संरक्षण के चारों स्तंभ छिपे हुए हैं। इसे बस 1-2 बार दोहराने भर से ही ये हमेशा के लिए याद हो जाएगा। अब हम इन फाइल्स के उस हिस्से की ओर बढ़ते हैं जहां आसमान में उड़ने वाले मेहमानों का जिक्र है। मेरा मतलब है पक्षी विहार यानी बर्ड सैंक्चुरीज। पक्षी विहार वाला सेक्शन भी बहुत स्कोरिंग है। हाँ, और इन नोट्स में एग्जामिनर का एक खास पैटर्न साफ नजर आ रहा है। वो हर किसी पक्षी विहार के बारे में नहीं पूछते। उनका फोकस अक्सर सबसे बड़े, सबसे छोटे या सबसे पुराने पर होता है। ये प्रतियोगी परीक्षाओं का एक बहुत ही क्लासिक पैटर्न है। एग्जामिनर हमेशा चरम विशेषताओं की तलाश में रहता है। तो इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए सबसे पहले बात करते हैं नवाबगंज पक्षी विहार की, जो उन्नाव जिले में स्थित है। नोट्स में लिखा है कि ये उत्तर प्रदेश का सबसे पहला यानी सबसे पुराना पक्षी विहार है। जी, और एक और महत्वपूर्ण अपडेट ये है कि इसका नाम बदलकर अब चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार कर दिया गया है। तो इसे उन्नाव के साथ याद रखने का क्या तरीका हो सकता है? इसकी ट्रिक इसके नाम में ही है। आप बस ये सोचिए, नवाबों के पास बहुत नाव होती है। नवाबों के पास नाव? हाँ, नवाबों से आपको नवाबगंज याद आएगा और नाव से उन्नाव याद आ जाएगा। जब भी परीक्षा में यह सवाल दिखेगा तो नवाब और नाव का ये सीधा कनेक्शन आपको सही उत्तर तक तुरंत पहुंचा देगा। ये तो बहुत आसान है। इसके बाद एक ऐसा पक्षी विहार है जो भूगोल और आधुनिक विकास के एक बहुत ही अनोखे संगम पर है। ओखला पक्षी विहार, जो गौतम बुद्ध नगर में है। ओखला पक्षी विहार की लोकेशन बहुत ही रणनीतिक है। ये एकदम दिल्ली और नोएडा की सीमा पर यमुना नदी के किनारे स्थित है। अब इसे याद रखने के लिए हम किसी रटी रटाई ट्रिक के बजाय थोड़ा लॉजिक इस्तेमाल कर सकते हैं। लॉजिक कैसा? देखिए, नोएडा और ओखला का इलाका आज के समय में एक बहुत बड़ा IT हब है, जहां सूचना और तकनीक का बहुत काम होता है। तकनीक और ज्ञान हमेशा बुद्धि से जुड़े होते हैं, और गौतम बुद्ध स्वयं ज्ञान, बुद्धि और परम चेतना के प्रतीक हैं। ओहो, ये तो बहुत ही गहरा कनेक्शन है। जी, तो आप IT सेक्टर की इस बुद्धि या ज्ञान को गौतम बुद्ध नगर से जोड़कर ओखला पक्षी विहार को बहुत आसानी से याद रख सकते हैं। चीजों को उनके वर्तमान परिवेश से जोड़ना रट्टा मारने से कहीं ज्यादा बेहतर है। अगला नाम है समसपुर पक्षी विहार, जो रायबरेली में है। इसके नोट्स में मैं देख रहा था कि यहाँ पक्षियों की 250 से अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं। बिल्कुल, इतनी बड़ी संख्या में प्रवासी पक्षियों का आना वहाँ के सुरक्षित माहौल को दर्शाता है। इसे याद रखने की ट्रिक हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से प्रेरित है।
हम अक्सर अपने घरों में कहते हैं ना, सारे सामान राय लेकर खरीदे जाते हैं। जी हाँ, जब भी हम कुछ महत्वपूर्ण लाते हैं तो परिवार में सबकी राय लेते हैं। एकदम वही बात। यहाँ सारे सामान से हमारा मतलब समसपुर से है और राय से मतलब रायबरेली से है। सारे सामान राय लेख। बहुत खूब। अब बात करते हैं उस पक्षी विहार की जो इन सब में सबसे बड़ा है, लाख बहौसी पक्षी विहार कन्नौज। ये उत्तर प्रदेश का सबसे विशाल पक्षी विहार है। इतना बड़ा कि यहाँ सर्दियों के मौसम में दूर दूर से मतलब साइबेरिया तक से पक्षी आते हैं। क्योंकि ये सबसे बड़ा है, इसलिए इसके परीक्षा में आने की संभावना भी सबसे ज्यादा है। और इसे याद रखने की जो ट्रिक है वो बहुत ही हास्यप्रद और असरदार है। कन्नौज का नाम आते ही सबसे पहले आपको क्या याद आता है? कन्नौज का इत्र, वो तो पूरी दुनिया में मशहूर है। बिल्कुल, तो हमारी ट्रिक इसी इत्र पर आधारित है। ट्रिक है, कन्नौज का इत्र लाखों का होता है जिसे सूंघकर लोग बेहोश हो जाते हैं। कन्नौज का लाखों का इत्र जिसे सूंघकर बेहोश हो गए। जी हाँ, लाखों और बेहोश इन दोनों शब्दों से मिलकर बना लाख बेहोशी। और ये इत्र की बात हो रही है तो जाहिर है ये कन्नौज में ही होगा। ये एक ऐसा दृश्य है जिसे अगर कोई कैंडिडेट एक बार सुन ले तो परीक्षा हॉल में लाख बेहोशी का नाम देखते ही उसके चेहरे पे मुस्कान आ जाएगी और वो तुरंत कन्नौज को टिक कर देगा। ये तो मेरी सबसे पसंदीदा ट्रिक बन गई है। तो सबसे पुराने और सबसे बड़े पक्षी विहारों को हमने डिकोड कर लिया है। अब हम इस गहन चर्चा के उस रैपिड फायर और डोंट मिस वाले हिस्से में प्रवेश कर रहे हैं जो वास्तव में एग्जामिनर्स के बिछाए हुए जाल होते हैं। ट्रैप क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं आप? जी, नोट्स के इस भाग में ऐसे छुपे हुए तथ्य हैं जो अच्छे उम्मीदवारों को कंफ्यूज कर सकते हैं। बिल्कुल, और इस कड़ी में सबसे पहला और सबसे खतरनाक ट्रैप क्वेश्चन है पटना पक्षी विहार। अब जरा सोचिए, जब परीक्षा के भारी दबाव में कोई उम्मीदवार यह सवाल पढ़ता है कि पटना पक्षी विहार कहाँ स्थित है, तो उसका दिमाग सबसे पहले कहाँ जाएगा? जाहिर सी बात है, वो सीधे तौर पर बिहार की राजधानी पटना के बारे में ही सोचेगा। हाँ। और मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि एग्जामिनर विकल्पों में ए ऑप्शन पर बिहार जरूर देगा। एकदम सही। और यहीं पर उम्मीदवार गलती कर बैठते हैं। जो लोग गहराई से अध्ययन करते हैं उन्हें पता होना चाहिए कि पटना पक्षी विहार बिहार में नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के एटा जिले में है। पटना पक्षी विहार एटा जिले में? जी, यह परीक्षा का एक ऐसा क्लासिक ट्रैप है जिसमें एग्जामिनर आपकी मनोवैज्ञानिक जल्दबाजी का फायदा उठाता है। इसके अलावा एक और बात ध्यान देने वाली है कि यह उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा पक्षी विहार भी माना जाता है। तो कैंडिडेट्स को इसे दो वजहों से याद रखना है। एक तो इसका नाम जो एक बहुत बड़ा धोखा है, और दूसरा इसका आकार जो सबसे छोटा है। ये तो सच में गेम बदलने वाली जानकारी है। नाम पटना है लेकिन स्थित यूपी के एटा में है। इसके बाद एक नाम आता है जो हाल के वर्षों में पर्यावरण और करंट अफेयर्स के लिहाज से बहुत चर्चा में रहा है, बखीरा वन्यजीव अभयारण्य, संत कबीर नगर। इसके आगे नोट्स में एक विशेष शब्द लिखा है, रामसर साइट। ये जानना बहुत जरूरी है कि एक सामान्य अभयारण्य और एक रामसर साइट में क्या फर्क होता है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है जो हर कैंडिडेट को पता होना चाहिए। रामसर साइट्स अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमियां होती हैं जिन्हें हम वेटलैंड्स कहते हैं। ये रामसर नाम कहां से आया? साल 1971 में ईरान के रामसर शहर में दुनिया भर के देशों ने नम भूमियों को बचाने के लिए एक संधि की थी। वेटलैंड्स को अक्सर पृथ्वी के गुर्दे यानी किडनीज ऑफ द अर्थ कहा जाता है। पृथ्वी के गुर्दे? हाँ, क्योंकि वो पानी को फिल्टर करते हैं। बिल्कुल, वे पानी को साफ करते हैं और बाढ़ को रोकते हैं। बखीरा वन्यजीव अभयारण्यों को जब रामसर साइट का दर्जा मिला तो इसका मतलब ये हुआ कि अब ये सिर्फ उत्तर प्रदेश के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के पर्यावरण के लिए एक महत्वपूर्ण जगह बन गया है। इसलिए परीक्षा में संत कबीर नगर का बखीरा अभयारण्य बार बार पूछा जाता है। ये तो बहुत ही गहरी और कंसेप्चुअल जानकारी है। जी। रामसर साइट का मतलब ही है कि उसकी अहमियत अब ग्लोबल लेवल की है। जी। और इस सूची में अंत में एक बहुत ही अनोखा नाम है, कछुआ वन्यजीव विहार, जो वाराणसी में है। आमतौर पर हम हमेशा बाघ, शेर या पक्षियों के अभयारण्यों के बारे में ही सुनते हैं, लेकिन कछुओं के लिए अलग से एक विहार होना बहुत दिलचस्प बात है। इसके पीछे एक बहुत बड़ा पर्यावरणीय कारण है। वाराणसी में गंगा नदी के 7 किलोमीटर के एक विशेष हिस्से को कछुओं के लिए संरक्षित किया गया है। कछुए किसी भी नदी के इकोसिस्टम के लिए बहुत जरूरी होते हैं। वो नदी को साफ रखने का काम करते हैं ना? जी, वे मृत जीवों और सड़ी गली चीजों को खाकर नदी को प्राकृतिक रूप से साफ रखते हैं। गंगा की सफाई में इन कछुओं का बहुत बड़ा योगदान है।
इसलिए वाराणसी का यह संरक्षण अपने आप में एक अनूठा और बहुत महत्वपूर्ण प्रयास है। सारी जानकारी को एक साथ समेटते हुए एक क्विक रिकैप कर लेते हैं, ताकि हमने जो भी ट्रिक्स और लॉजिक समझे हैं वे विद्यार्थियों के दिमाग में एक बार फिर से ताज़ा हो जाएं। ये रिकैप वाला कदम एग्जाम प्रिपरेशन के लिए बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले हमने देखा उत्तर प्रदेश का इकलौता नेशनल पार्क, दुधवा नेशनल पार्क, लखीमपुर खीरी में। और इसे याद रखने का तरीका था, खीर में दूध डाला जाता है। बिल्कुल। फिर हमने बात की 4 टाइगर रिजर्व्स की, दुधवा, पीलीभीत, अमानगढ़ और रानीपुर। पीलीभीत को बाघों को दुगना करने के लिए प्रतिष्ठित TX2 अवार्ड मिला है। अमानगढ़ बिजनौर में है और जिम कॉर्बेट का बफर जोन है, और रानीपुर चित्रकूट में है, जो यूपी का चौथा और भारत का 53वां टाइगर रिजर्व है। और इन चारों को याद रखने का हमारा विजुअल तरीका था, अमान और रानी ने पीली दूध पी। एकदम सही। उसके बाद पक्षी विहारों में हमने सबसे पुराना देखा नवाबगंज पक्षी विहार, जो उन्नाव में है। ट्रिक थी, नवाबों के पास नाव होती है। फिर हमने देखा सबसे बड़ा लाख बहूसी पक्षी विहार, जो कन्नौज में है, जिसकी ट्रिक बहुत ही मजेदार थी कि कन्नौज का इत्र लाखों का होता है, जिसे सूंघकर बेहोश हो जाते हैं। और सबसे भ्रामक यानी पटना पक्षी विहार देखा, जो नाम से तो बिहार का लगता है, लेकिन है एटा जिले में, और ये सबसे छोटा भी है। अंत में हमने रामसर साइट बखीरा, जो संत कबीर नगर में है, और च से चंद्रप्रभा, च से चंदौली जैसे महत्वपूर्ण पॉइंट्स को भी समझा। ये सारांश एकदम परफेक्ट है। इन प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले हर विद्यार्थी को ये समझना चाहिए कि ये सफर 100 मीटर की स्प्रिंट नहीं, बल्कि एक लंबी मैराथन की तरह है। रट्टा मारने की कोशिश अक्सर कैंडिडेट्स को थका देती है, लेकिन अगर वो आज की तरह चीज़ों को लॉजिक, इतिहास और ट्रिक्स के साथ जोड़कर पढ़ेंगे, तो न केवल एग्जाम हॉल में उनका समय बचेगा, बल्कि वो पूरे आत्मविश्वास के साथ सही विकल्प चुनेंगे। यही स्मार्ट तैयारी है जो सिलेक्शन पक्का करती है। बिल्कुल सही। जब संकटापन्न या एंडेंजर्ड स्पीशीज के प्रबंधन की बात उठती है, तो पूरी दुनिया की जैव विविधता पर नजर रखने का ये भारी भरकम काम करता कौन है? वैश्विक स्तर पर ये काम एक सर्वोच्च संस्था करती है, जिसे हम IUCN कहते हैं। अच्छा, कोई एक सर्वोच्च वैश्विक संस्था तो होगी जो इस पूरे काम को देखती है। तो इसका पूरा नाम क्या है? परीक्षार्थियों के लिए ये फुल फॉर्म सीधे सीधे एक प्रश्न बन सकता है। इसका पूरा नाम है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, यानी प्रकृति संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ। राइट, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। लेकिन हर बड़ी संस्था का एक इतिहास होता है। ये संस्था आखिर अस्तित्व में कब आई और इसका संचालन कहाँ से होता है? इस संस्था की नींव 5 अक्टूबर 1948 को रखी गई थी, और इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के एक शहर में स्थित है, जिसका नाम है ग्लैंड। ग्लैंड? जी, ग्लैंड। इसके काम का दायरा इतना बड़ा है कि इसे दुनिया की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी वैश्विक पर्यावरणीय संस्था माना जाता है। इसका मुख्य कार्य यही है कि ये दुनिया भर में प्रजातियों के संरक्षण की स्थिति पर नजर रखें। ये परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वर्ष 1948 और मुख्यालय ग्लैंड। परीक्षार्थियों के लिए इसे याद रखने की एक बहुत ही सरल ट्रिक है मेरे पास। होता है, जरा बताइए। हाँ, जरा इस कालक्रम पर गौर करें। 1947 में भारत को आज़ादी मिली, राइट? और ठीक उसके अगले साल यानी 1948 में दुनिया को प्रकृति की चिंता सताने लगी और IUCN का जन्म हो गया। ये तो बहुत ही तार्किक जुड़ाव है। 1948 में आज़ादी के तुरंत बाद प्रकृति की चिंता शुरू हुई। बिल्कुल। इस तार्किक जुड़ाव से ये वर्ष हमेशा के लिए दिमाग में छप जाएगा। और मुख्यालय के लिए ग्लैंड शब्द को याद रखना है। अब यहाँ एक और तार्किक जुड़ाव स्थापित करने की कोशिश करते हैं। जी, बताइए। IUCN दुनिया की सबसे बड़ी संस्था तो बन गई, मुख्यालय भी बन गया, लेकिन ये अपना काम जमीनी स्तर पर कैसे करती है? दुनिया भर के जंगलों या पहाड़ों से जो डेटा आता है कि कौन सी प्रजाति खतरे में है, उसे कहीं तो संकलित किया जाता होगा। हाँ, बिल्कुल। उस संकलन का नाम है रेड डेटा बुक। रेड डेटा बुक? अच्छा जी, ये एक विशेष और आधिकारिक सूची है जो IUCN द्वारा ही तैयार और जारी की जाती है। परीक्षा के लिहाज से ये तथ्य भी बहुत महत्वपूर्ण है कि इसका पहला प्रकाशन वर्ष 1964 में हुआ था। 1948 में संस्था बनी और 1964 में ये किताब पहली बार प्रकाशित हुई, यानी डेटा इकट्ठा करने में उन्हें कुछ खास साल लगे। लेकिन इस रेड डेटा बुक में असल में होता क्या है? इसमें
दुनिया भर के पौधों और जानवरों की उन सभी प्रजातियों का विस्तृत विवरण होता है जिन पर विलुप्त होने का खतरा मंडरा रहा है। मतलब जो प्रजातियां खत्म होने की कगार पर हैं। बिल्कुल, जो खत्म होने की कगार पर खड़ी हैं, उनके जीवन मरण का पूरा हिसाब इस रेड डेटा बुक में दर्ज किया जाता है। एक मिनट, यहाँ एक विचार मन में आता है। क्या ये सिर्फ एक साधारण किताब है जिसमें पन्नों पर काली स्याही से जानवरों के नाम लिख दिए गए हों? मैं ऐसा इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि हमने एक अस्पताल और रंगीन मेडिकल फाइल की उपमा के बारे में सुना है। हाँ, वो उपमा एकदम सटीक बैठती है। ये कोई साधारण रजिस्टर नहीं है। इसके पन्ने सचमुच रंग कोडेड या कलर कोडेड होते हैं। सच में कलर कोडेड होते हैं? जी बिल्कुल। हर रंग का एक विशेष अर्थ होता है जो उस प्रजाति की वर्तमान स्थिति की गंभीरता को तुरंत दर्शा देता है। तो जरा इन रंगों का विज्ञान स्पष्ट करें। अस्पताल के किस वार्ड की तरह कौन सा पन्ना काम करता है? सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण है गुलाबी पन्ने यानी पिंक पेजेस। गुलाबी पन्ने? हाँ, ये पन्ने उन प्रजातियों के लिए आरक्षित हैं जो गंभीर रूप से संकटग्रस्त हैं। अस्पताल की उपमा के अनुसार ये वो प्रजातियां हैं जो प्रकृति के आईसीयू में भर्ती हैं। बाप रे, मतलब सीधे आईसीयू में? जी, इनकी हालत इतनी नाजुक है कि अगर तुरंत दखल नहीं दिया गया तो ये हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगी। यानी गुलाबी पन्ने मतलब सीधे आईसीयू, हालत बेहद खराब है। और दूसरा रंग कौन सा है? क्या कोई ऐसा रंग है जो उम्मीद की किरण जगाता हो? हाँ, दूसरा रंग है हरा। हरे पन्ने उन प्रजातियों के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं जो पहले संकट में थीं, यानी जिनका नाम पहले गुलाबी पन्नों पर दर्ज था लेकिन अब उनकी संख्या में सुधार हो गया है। ये तो बहुत ही स्पष्ट हो गया। मतलब ये प्रजातियां रिकवरी वार्ड में आ गई हैं। गुलाबी पन्ने गंभीर संकट और हरे पन्ने सुधार वाली स्थिति। इसे जरूर याद रखें कि गुलाबी और हरे रंग का क्या अर्थ है। बिल्कुल, रेड डेटा बुक से जुड़े ये रंग अक्सर मिलान करने वाले सवालों के रूप में परीक्षा में देखे जाते हैं। अब जब ये स्पष्ट है कि डेटा कैसे और कहाँ रखा जाता है तो इसके पीछे के पैमाने को समझना होगा। सही कहा। आखिर कोई प्रजाति गुलाबी पन्ने से हरे पन्ने तक कैसे पहुंचती है? खतरे को मापने का पैमाना क्या है? IUCN ने प्रजातियों को उनके खतरे के स्तर के आधार पर कुल 9 अलग-अलग श्रेणियों में बांटा है। कुल 9 श्रेणियां? जी, कुल 9 श्रेणियां। एक प्रजाति के अस्तित्व का पूरा सफर इन्हीं 9 श्रेणियों के इर्द गिर्द घूमता है। परीक्षा के लिए हमें इनमें से कुछ सबसे प्रमुख श्रेणियों को गहराई से समझना होगा। तो चलिए बिना देर किए इन श्रेणियों के सफर पर चलते हैं। इस पैमाने की सबसे चरम या आखिरी श्रेणी कौन सी है? सबसे चरम और दुखद श्रेणी है विलुप्त, जिसे हम अंग्रेजी में एक्सटिंक्ट या शॉर्ट में EX कहते हैं। विलुप्त, इस शब्द की वैज्ञानिक परिभाषा क्या होगी? मतलब क्या इसका अर्थ है कि हमें वो जानवर पिछले कुछ दिनों से दिखा नहीं है? नहीं, इसकी परिभाषा बहुत ही सख्त और अंतिम है। एक्सटिंक्ट तभी माना जाता है जब इस बात में कोई संदेह न रहे कि उस प्रजाति का आखिरी जीवित सदस्य भी मर चुका है। ओह, मतलब पूरी दुनिया में कहीं नहीं बचे? बिल्कुल, दुनिया के किसी भी कोने में, न जंगल में न किसी चिड़ियाघर में उस प्रजाति का एक भी सदस्य नहीं बचा है। धरती पर उस प्रजाति की कहानी पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। ये तो सच में किसी प्रजाति का पूर्ण अंत है। क्या इसके कुछ ऐसे वैश्विक उदाहरण हैं जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं? हाँ, वैश्विक स्तर पर इसके 3 सबसे प्रसिद्ध उदाहरण हैं। पहला, मॉरिशस का डोडो पक्षी, दूसरा पैसेंजर पिजन और तीसरा है तस्मानियन टाइगर। डोडो, पैसेंजर पिजन और तस्मानियन टाइगर, ये तो वैश्विक बात हो गई। लेकिन जब हम यूपी लेखपाल की बात करते हैं तो भारत के संदर्भ में इसका कौन सा उदाहरण सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है? भारत के संदर्भ में सबसे बड़ा और ऐतिहासिक उदाहरण है एशियाई चीता। भारत सरकार ने आधिकारिक तौर पर इसे वर्ष 1952 में विलुप्त घोषित कर दिया था। यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य सामने आया है, एशियाई चीता और वर्ष 1952। 1952 के इस वर्ष को विशेष रूप से नोट्स में हाईलाइट किया जाना चाहिए। खैर, जो विलुप्त हो गए वो तो वापस नहीं आ सकते, लेकिन जो खतरे में हैं उनके लिए दूसरी श्रेणी कौन सी है? जो प्रजातियां अभी संघर्ष कर रही हैं उनके लिए सबसे खतरनाक श्रेणी है घोर संकटाग्रस्त, जिसे क्रिटिकली एंडेंजर्ड या CR कहा जाता है। यहाँ एक तार्किक सवाल उठता है। मान लिया जाए कि किसी जंगल में हिरणों की संख्या धीरे धीरे कम हो रही है,
तो क्या कोई भी घटती हुई प्रजाति उठाकर इस सीआर श्रेणी में डाली जा सकती है? ऐसा बिल्कुल नहीं किया जा सकता। IUCN की प्रणाली किसी भी प्रजाति को यूं ही किसी श्रेणी में नहीं डालती। अच्छा, तो इसके लिए कोई सख्त नियम है? हाँ, CR श्रेणी में आने के लिए एक बहुत ही सख्त गणितीय शर्त है। किसी प्रजाति को घोर संकटग्रस्त तभी माना जाता है जब पिछले 10 वर्षों में उनकी कुल संख्या में 90% से अधिक की भारी गिरावट दर्ज की गई हो। इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। पिछले 10 वर्षों में 90% से अधिक की गिरावट? बिल्कुल। इसका मतलब है कि अगर 10 साल पहले किसी पक्षी की संख्या 10,000 थी तो आज सिर्फ 1,000 या उससे भी कम बचे हैं। अरे बाप रे, ये कोई सामान्य गिरावट नहीं है, ये तो पूरी प्रजाति का एक तरह से पतन है। सही कहा आपने। इस स्थिति की गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इस श्रेणी में आने वाली प्रजातियों को वन्य अवस्था में विलुप्त होने का अत्यधिक उच्च जोखिम होता है। ये प्रजातियां सचमुच एक धागे के सहारे लटकी हुई हैं। तो उन प्रजातियों के नाम जानना बहुत जरूरी है जो इस भयानक 90% वाली शर्त को पूरा करके इस सीआर सूची में आ गई हैं। इन नामों पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। भारत के संदर्भ में इसके 4 सबसे प्रमुख उदाहरण हैं। जी। पहला ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, जिसे सोन चिरैया भी कहा जाता है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड यानी सोन चिरैया। और दूसरा है घड़ियाल, तीसरा हिमालयन क्वेल और चौथा है पिग्मी हॉग। एक बार फिर से इन नामों को दोहराते हैं। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, घड़ियाल, हिमालयन क्वेल और पिग्मी हॉग, ये सभी क्रिटिकली एंडेंजर्ड हैं। और क्यों हैं? क्योंकि इनमें पिछले 10 सालों में 90% से ज्यादा की गिरावट आई है। इसके बाद तीसरी श्रेणी क्या है? खतरे के इस पैमाने पर तीसरी श्रेणी है संकटग्रस्त, जिसे एंडेंजर्ड या EN कहा जाता है। इस एंडेंजर्ड की परिभाषा क्या होगी और ये सीआर से किस तरह अलग है? एंडेंजर्ड प्रजातियां वे हैं जिनकी संख्या काफी कम रह गई है। ये अभी CR के उस खतरनाक 90% गिरावट वाली शर्त तक तो नहीं पहुंची हैं, लेकिन इनके विलुप्त होने का जोखिम बहुत अधिक है। मतलब अगर ध्यान नहीं दिया गया तो ये भी सीआर में आ जाएंगे? एकदम सही। यदि समय रहते इनका उचित संरक्षण नहीं किया गया तो ये खिसककर सीधे CR श्रेणी में आ जाएंगी। यानी ये प्रजातियां खतरे की घंटी बजा रही हैं। इनके उदाहरण क्या है? इसके 3 बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण हैं। शेर जैसी पूंछ वाला बंदर, जिसे लायन टेल्ड मकाक कहते हैं। जी। गंगा डॉल्फिन और लाल पांडा। शेर जैसी पूंछ वाला बंदर, गंगा डॉल्फिन और लाल पांडा, ये एंडेंजर श्रेणी में आते हैं। अब इस सफर को आगे बढ़ाते हुए चौथी श्रेणी पर आते हैं। वो क्या है? चौथी श्रेणी का नाम है असुरक्षित या संवेदनशील, जिसे वल्नरेबल या VU कहा जाता है। वल्नरेबल। इस शब्द से ही प्रतीत होता है कि ये प्रजातियां एक नाजुक या कमजोर स्थिति में है। इसका वैज्ञानिक अर्थ क्या है? परिभाषा के अनुसार ये वे प्रजातियां हैं जिनकी संख्या में निरंतर गिरावट देखी जा रही है। अगर इनके कम होने के कारण यही बने रहे तो भविष्य में इनके संकटग्रस्त होने की पूरी संभावना है। तो इस वल्नरेबल श्रेणी के अंतर्गत कौन कौन से प्रमुख जानवर आते हैं? इसके अंतर्गत आने वाले महत्वपूर्ण जानवर हैं एक सींग वाला गैंडा, एशियाई हाथी और सारस क्रेन। अरे, यहाँ थोड़ा रुकना होगा। सारस क्रेन का नाम एक बहुत ही बड़ा संकेत है। हम सभी जानते हैं कि सारस क्रेन उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है। और क्या ये वल्नरेबल श्रेणी में आता है? जी हाँ, ये एक प्रामाणिक तथ्य है। IUCN की रेड लिस्ट में सारस क्रेन को वल्नरेबल श्रेणी में ही दर्ज किया गया है। ये परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यूपी लेखपाल की परीक्षाओं में राज्य विशेष प्रश्न सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी सारस IUCN की किस श्रेणी में है? इसका उत्तर होगा वल्नरेबल। 4 मुख्य श्रेणियों पर विस्तार से चर्चा की है। लेकिन शुरुआत में ये बात सामने आई थी कि कुल 9 श्रेणियां होती हैं। तो इस वर्गीकरण को पूरी तरह से स्पष्ट करने के लिए बाकी बची श्रेणियों का भी एक विश्लेषण आवश्यक है। उन बाकी श्रेणियों में एक बहुत ही रोचक श्रेणी है वन्य अवस्था में विलुप्त, जिसे एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड या EW कहते हैं। वन्य अवस्था में विलुप्त, ये थोड़ा विरोधाभासी लगता है। क्या कोई प्रजाति विलुप्त है और नहीं भी है,
ये कैसे संभव है? इसे इस तरह समझा जा सकता है। इसका मतलब ये है कि प्रकृति या जंगलों में जहाँ किसी जानवर का असली घर है, वहाँ उनका एक भी सदस्य जिंदा नहीं बचा है। अच्छा, मतलब वो सिर्फ इंसानों की कैद में है? बिल्कुल, वे केवल चिड़ियाघरों या रिसर्च लैब में इंसानों की देखरेख में बचे हुए हैं। विज्ञान की भाषा में इसे एक्स सीटू संरक्षण कहते हैं। ये एक बहुत ही स्पष्ट करने वाला बिंदु है। मतलब जंगल में उनकी संख्या 0 हो चुकी है, लेकिन जू में वे जिंदा हैं, इसीलिए वे केवल वन्य अवस्था में विलुप्त है। और कौन सी श्रेणियां बचती हैं? इसके बाद आती है संकट के करीब, जिसे नियर थ्रेटन्ड या एनटी कहते हैं। नियर थ्रेटन्ड। जी, ये वो प्रजातियां हैं जो वर्तमान में तो सुरक्षित नजर आती हैं, लेकिन निकट भविष्य में वे खतरे वाली श्रेणियों में खिसक सकती हैं। ये एक तरह का येलो अलर्ट है। इसके आगे एक और बहुत ही महत्वपूर्ण श्रेणी है आंकड़ों का अभाव, जिसे डेटा डेफिशिएंट या डीडी कहते हैं। इसे अगर हम अपनी अस्पताल वाली उपमा से जोड़ें तो क्या ये एक ऐसी मेडिकल फाइल है जो पूरी तरह से खाली है? डॉक्टर को पता ही नहीं है कि मरीज को क्या बीमारी है। अरे वाह, ये एक बेहतरीन तरीका है इसे समझने का। डेटा डेफिशिएंट का मतलब ही यही है कि इन प्रजातियों के बारे में वैज्ञानिकों के पास पर्याप्त जानकारी उपलब्ध ही नहीं है। अच्छा, बिना जानकारी के तो कुछ तय ही नहीं हो सकता। बिल्कुल, डेटा के बिना ये तय नहीं किया जा सकता कि वे किस स्तर के खतरे में है। अब एक ऐसा सवाल जो किसी भी विश्लेषणात्मक दिमाग में आ सकता है, ये सारा डेटा जुटाकर इन 9 श्रेणियों में बांटकर आखिर हासिल क्या होता है? इस पूरी रेड लिस्ट को बनाने का जमीनी स्तर पर क्या उपयोग है? ये केवल एक किताबी अभ्यास नहीं है। इस रेड लिस्ट का सबसे बड़ा उपयोग ये है कि ये सरकारों को संरक्षण नीतियां बनाने में दिशा निर्देश देती है। नीतियां बनाने में मतलब बजट वगैरह के लिए? हाँ, जब किसी सरकार को पता चलता है कि उनकी कोई प्रजाति गुलाबी पन्नों में आ गई है, तो वे इस प्रजाति को बचाने के लिए विशेष बजट आवंटित करते हैं और कड़े कानून बनाते हैं। ये बात तो समझ में आती है, लेकिन भारत जैसे विशाल देश में जंगलों के भीतर जाकर ये गिनती करना कि 10 साल में 90% की गिरावट आई है, ये काम कौन करता है? क्या भारत में कोई ऐसी संस्था है? भारत में ये काम बहुत ही व्यवस्थित तरीके से होता है। बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी या BNHS जैसी प्रमुख संस्थाएं हैं जो जंगलों में जाकर काम करती हैं और IUCN की मदद करती हैं। BNHS मतलब बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी। परीक्षार्थियों को इस संस्था का नाम भी ध्यान में रखना चाहिए। अब अंत में एक ऐसा तथ्य जो राज्य स्तरीय परीक्षाओं के लिए बहुत जरूरी है। हमने सारस की बात तो कर ली, क्या उत्तर प्रदेश के राजकीय पशु के बारे में भी कोई तथ्य है? यह एक बहुत ही दिलचस्प तथ्य है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है बारहसिंगा, और परीक्षा के दृष्टिकोण से ये जानना आवश्यक है कि बारहसिंगा भी वर्तमान में वल्नरेबल श्रेणी में आता है। इसे जरूर याद रखें। ये एक ऐसा संयोग है जो किसी भी परीक्षा का हिस्सा बन सकता है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी सारस और राजकीय पशु बारहसिंगा दोनों के दोनों ही वल्नरेबल श्रेणी में खड़े हैं। जी बिल्कुल, तथ्यों को इस तरह गहराई से जोड़कर पढ़ने की यही शैली असामान्य उम्मीदवारों को चयनित उम्मीदवारों से अलग करती है। कल्पना कीजिए एक ऐसी नदी की जो पानी से लबालब भरी है। हाँ, लहरें उठ रही हैं, पानी किनारों से टकरा रहा है। लेकिन अगर हम पर्यावरण विज्ञान की कड़वी भाषा में देखें तो वो नदी एक मरुस्थल है, मतलब एक रेगिस्तान। बिल्कुल। उसके अंदर ना कोई मछली है, ना कोई पौधा और ना ही सूक्ष्म जीवों का कोई अस्तित्व। मतलब वो सिर्फ एक बहता हुआ तरल कब्रिस्तान है। और देखिए, सबसे चिंताजनक बात यह है कि ये कोई विज्ञान कथा या काल्पनिक स्थिति नहीं है। ये हमारे उत्तर प्रदेश की एक प्रमुख नदी की एकदम जमीनी हकीकत है। राइट। तो आज के इस विस्तृत विश्लेषण में हम एक बेहद महत्वपूर्ण अध्ययन सामग्री को डिकोड कर रहे हैं। ये सामग्री विशेष रूप से यूपी लेखपाल परीक्षा 2026 के लिए तैयार की गई। तो चलिए सबसे पहले उस तत्व से शुरू करते हैं जो हमारे अस्तित्व का आधार है, लेकिन अक्सर हमारी आंखों से ओझल रहता है, यानी हवा। अध्ययन सामग्री में वायु प्रदूषण की परिभाषा बहुत स्पष्ट दी गई है कि वायुमंडल में अवांछनीय गैसों और कणों का मिलना ही वायु प्रदूषण है। राइट। लेकिन परीक्षा के नजरिए से जो सबसे महत्वपूर्ण वर्गीकरण यहाँ दिया गया है ना, वो है प्राथमिक और द्वितीयक प्रदूषकों के बीच का अंतर। इसे समझना बहुत जरूरी है। ये परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। प्राथमिक प्रदूषक वे होते हैं जो सीधे अपने स्रोत से निकलते हैं
और वायुमंडल में प्रवेश कर जाते हैं। अच्छा। हाँ, जैसे उदाहरण के लिए कार के साइलेंसर से निकलने वाली कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2, कारखानों से निकलने वाली सल्फर डाइऑक्साइड या फिर निर्माण स्थलों से उड़ने वाली धूल। इनका स्रोत ना बिल्कुल स्पष्ट होता है। अगर इसे एक दैनिक जीवन की एनोलॉजी से समझें तो प्राथमिक प्रदूषक खाना पकाने के कच्चे माल या सामग्री की तरह है ना? एग्जैक्टली, बहुत अच्छी तुलना है। और द्वितीयक प्रदूषक वो खतरनाक डिश है जो वायुमंडल की कढ़ाई में पक कर तैयार होती है। बाप रे। मौजूद प्राथमिक प्रदूषक सूरज की रोशनी और नमी की उपस्थिति में आपस में रासायनिक प्रतिक्रिया करते हैं, तब इनका निर्माण होता है। अच्छा, मतलब ये रिएक्शन से बनते हैं। बिल्कुल। ओजोन यानी O3 और PAN यानी पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट इसके सबसे घातक उदाहरण हैं। इसे जरूर याद रखें कि द्वितीयक प्रदूषक अक्सर प्राथमिक प्रदूषकों की तुलना में कहीं अधिक अस्थिर और खतरनाक होते हैं। इसी हवा की बात करते हुए ना पृथ्वी के लगातार गर्म होने की प्रक्रिया यानी ग्रीन हाउस प्रभाव का भी विस्तृत उल्लेख इस गाइड में है। राइट। विज्ञान कहता है कि कुछ गैसें पृथ्वी से टकराकर वापस लौटने वाली गर्मी को वायुमंडल में ही सोख लेती हैं, जिससे धरती का तापमान बढ़ता है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड सबसे प्रमुख है। हाँ, और इसके साथ मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और जलवाष्प भी शामिल हैं। इन सभी गैसों को एक साथ याद रखना परीक्षार्थियों के लिए अक्सर मुश्किल होता है। यहीं पर अध्ययन सामग्री में दी गई ट्रिक्स काम आती हैं। इसके लिए जो स्मार्ट ट्रिक दी गई है वो है ओ मीना कल काजल लगाना। अरे वाह! चलिए इसे डिकोड करते हैं ताकि ये हमेशा के लिए याद हो जाए। ओ से ओजोन, मी से मीथेन, ना से नाइट्रस ऑक्साइड, कल से क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC, का से कार्बन डाइऑक्साइड और जल से जलवाष्प। ये सच में एक बेहद रचनात्मक तरीका है। और यहाँ आपने जिस क्लोरोफ्लोरोकार्बन का जिक्र किया ना, वो एक और बड़ी पर्यावरणीय आपदा का मुख्य कारण है, ओजोन परत का क्षरण। राइट। CFC मुख्य रूप से पुराने रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर से निकलने वाली गैसें हैं। जब ये गैसें वायुमंडल के ऊपरी हिस्से में पहुंचती हैं तो इनमें मौजूद क्लोरीन का एक परमाणु ओजोन के हजारों अणुओं को तोड़कर नष्ट कर देता है। और ये ओजोन परत ही है जो सूर्य से आने वाली जानलेवा पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है। सामग्री में एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है, ओजोन परत की मोटाई को मापने की इकाई डॉप्सन है। डॉप्सन। हाँ, इसे परीक्षा के लिए जरूर याद रखें। इसके अलावा इस क्षरण को रोकने के लिए 1987 में एक ऐतिहासिक अंतर्राष्ट्रीय समझौता हुआ था, जिसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कहा जाता है। बिल्कुल। ओजोन से जुड़ा एक और भ्रम अक्सर होता है कि यह वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है। उस भ्रम को तोड़ने के लिए भी एक छोटी सी ट्रिक है, ओजोन सम है। अच्छा। इसका सीधा सा मतलब है कि ओजोन परत समताप मंडल यानी स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है, सम से समताप मंडल। ये स्पष्टता बहुत जरूरी है। अब अगर हम हवा के निचले स्तर पर आएं, जहां हम सांस लेते हैं, तो सर्दियों के दौरान उत्तर भारत, विशेषकर नोएडा और गाजीपुर जैसे क्षेत्रों में एक बेहद खतरनाक स्थिति पैदा होती है, जिसे स्मॉग कहते हैं ना? हाँ, यह शब्द स्मोक यानी धुआं और फॉग यानी कोहरा से मिलकर बना है। लेकिन सर्दियों में ही ये इतना जानलेवा क्यों हो जाता है? मतलब गर्मियों में क्यों नहीं? इसके पीछे सीधा सा भौतिक विज्ञान है। देखिए, सर्दियों में तापमान गिरने के कारण हवा ठंडी और भारी हो जाती है। या भारी हवा जमीन के करीब एक ढक्कन या परत की तरह काम करती है, जिसे इन्वर्जन लेयर कहते हैं। अच्छा। या वाहनों और पराली के धुएं को ऊपर वायुमंडल में जाने से रोक देती है, तो जब लोग सांस लेते हैं तो ये जहरीला कॉकटेल सीधे उनके फेफड़ों की गहराई में उतर जाता है। बाप रे। अब यहाँ से एक बहुत ही तार्किक सवाल उठता है, हवा में मौजूद ये सारा खतरनाक प्रदूषण, चाहे वो स्मॉग हो या द्वितीयक प्रदूषक, अंततः जाता कहाँ है? विज्ञान का नियम है कि जो ऊपर जाता है वो नीचे भी आता है। जब बारिश होती है तो हवा में मौजूद ये सारा रासायनिक कचरा धुलकर सीधे हमारी नदियों और झीलों में गिरता है। बिल्कुल। और कारखानों का कचरा तो सीधे बहा ही दिया जाता है। यहीं से जल प्रदूषण का अध्याय शुरू होता है। जल प्रदूषण की गंभीरता को मापने के लिए विज्ञान में सबसे प्रामाणिक इकाई है BOD यानी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। परीक्षा के दृष्टिकोण से यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण संकल्पना है। लेकिन BOD को लेकर एक बहुत आम भ्रम है। अक्सर ऐसा लगता है कि अगर पानी में ऑक्सीजन की डिमांड ज्यादा है तो इसका मतलब पानी में खूब ऑक्सीजन है और वो साफ है।
कृपया इस मैकेनिज्म को स्पष्ट करें क्योंकि ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है। ये बिल्कुल विपरीत काम करता है। इसे ऐसे समझिए कि जब किसी नदी में भारी मात्रा में जैविक कचरा जैसे सीवेज या सड़ा हुआ खाना बहाया जाता है ना, तो उस कचरे को सड़ाने के लिए पानी में मौजूद बैक्टीरिया बहुत तेजी से अपनी संख्या बढ़ाते हैं। अच्छा। अब इन करोड़ों बैक्टीरिया को वो कचरा तोड़ने के लिए ऊर्जा चाहिए। और इसके लिए वे पानी में घुली हुई ऑक्सीजन को खींचना शुरू कर देते हैं। मतलब कचरा जितना ज्यादा होगा बैक्टीरिया की फौज उतनी ही बड़ी होगी। एग्जैक्टली। और उन्हें सांस लेने के लिए उतनी ही ज्यादा ऑक्सीजन की डिमांड करनी पड़ेगी। बिल्कुल। और जब बैक्टीरिया पानी की सारी ऑक्सीजन सोख लेते हैं तो उस नदी में रहने वाली मछलियों और अन्य जलीय जीवों के लिए ऑक्सीजन बचती ही नहीं है। वैसे घुट घुट कर मरने लगते हैं। इसीलिए बीओडी का स्तर जितना ज्यादा होगा, पानी उतना ही अधिक प्रदूषित और खतरनाक माना जाएगा। ये परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसे जरूर याद रखें। इसी सिद्धांत को याद रखने के लिए गाइड में वो शानदार ट्रिक दी गई है, जितनी गंदगी उतनी डिमांड। बहुत सही। यानी हाई बीओडी का सीधा अर्थ है अत्यधिक जल प्रदूषण। इसी प्रक्रिया से जुड़ा एक और वैज्ञानिक शब्द सामग्री में है सुपोषण, जिसे अंग्रेजी में यूट्रोफिकेशन कहते हैं। लेकिन इसका शाब्दिक अर्थ तो अच्छा पोषण होता है। अगर पानी को अच्छा पोषण मिल रहा है तो यह पर्यावरण के लिए एक बड़ी आपदा कैसे बन गया? ये विरोधाभासी ना इस शब्द को परीक्षा के लिए इतना महत्वपूर्ण बनाता है। सुपोषण का अर्थ है पानी में पोषक तत्वों, खासकर नाइट्रोजन और फास्फोरस का बहुत अधिक बढ़ जाना। जब खेतों में डाले गए रासायनिक उर्वरक बारिश के साथ बहकर किसी झील में पहुंचते हैं तो वे वहां भी वही काम करते हैं जो खेत में करते हैं, यानी पौधों की वृद्धि। लेकिन झील में यह वृद्धि शैवाल या काई की होती है। तो क्या शैवाल पूरे तालाब पर कब्जा कर लेती है? हाँ, इसे एल्गल ब्लूम कहते हैं। शैवाल इतनी तेजी से बढ़ती है कि वो पानी की सतह पर एक मोटी हरी चादर बना लेती है। अच्छा। यह चादर सूरज की रोशनी को पानी के अंदर जाने से पूरी तरह रोक देती है। बिना रोशनी के पानी के अंदर के पौधे प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाते और मरने लगते हैं। राइट। अंततः जब ये शैवाल भी मरती है तो फिर से बैक्टीरिया उसे सड़ाने के लिए पानी की बची खुची ऑक्सीजन सोख लेते हैं। नतीजा, पूरा का पूरा जलाशय एक मृत क्षेत्र बन जाता है। ये तो एक चेन रिएक्शन की तरह है जो पूरे इकोसिस्टम को नष्ट कर देता है। और ये प्रदूषित पानी सिर्फ जलीय जीवों के लिए नहीं बल्कि इंसानों के लिए भी जानलेवा है। बिल्कुल। अध्ययन सामग्री में प्रदूषकों और उनसे होने वाली गंभीर बीमारियों की एक सूची है जो परीक्षा में बार बार मिलान करने के लिए पूछी जाती है, जैसे पारा से मिनामाता रोग, कैडमियम से इटाई रोग, नाइट्रेट से ब्लू बेबी सिंड्रोम और आर्सेनिक से ब्लैक फुट रोग। इन बीमारियों के पीछे का विज्ञान भी रोंगटे खड़े करने वाला है। देखिए, मिनामाता रोग सबसे पहले जापान में देखा गया था, जहां कारखानों ने पारा समुद्र में बहा दिया था। पारा सीधे इंसान के तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम पर हमला करता है। बाप रे। वहीं इटाई जापानी भाषा का शब्द है जिसका मतलब है ये दर्द करता है। कैडमियम के प्रदूषण से हड्डियां इतनी कमजोर हो जाती हैं कि उनमें भयंकर दर्द होता है। इसी तरह नाइट्रेट खून में हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर ऑक्सीजन के प्रवाह को रोक देता है, जिससे छोटे बच्चों की त्वचा नीली पड़ने लगती है। यही ब्लू बेबी सिंड्रोम है। इन बीमारियों के वैज्ञानिक प्रभावों को जानकर सच में डर लगता है, लेकिन परीक्षा के लिए इन्हें तुरंत याद करने की एक बहुत ही असरदार ट्रिक इस गाइड में है। मिनी का पारा चढ़ गया, कैडमियम ने इटाई कर दी। अरे वाह। हाँ, मिनी और पारा से मिनामाता और पारा याद रहेगा और कैडमियम के साथ इटाई से इटाई रोग। ये बहुत ही काम की ट्रिक है। अब चूंकि हम यूपी लेखपाल परीक्षा की बात कर रहे हैं तो उत्तर प्रदेश विशेष तथ्यों पर ध्यान देना अनिवार्य है। राज्य की नदियों की स्थिति पर इसमें गंभीर आंकड़े दिए गए हैं। हाँ, जैसे कि जून 2014 में शुरू किया गया नमामि गंगे अभियान। लेकिन सबसे चौंकाने वाला तथ्य ये है कि उत्तर प्रदेश में गंगा नदी सबसे अधिक प्रदूषित कानपुर के पास होती है। इसका सबसे बड़ा कारण ना कानपुर का विशाल और ऐतिहासिक चमड़ा उद्योग है। चमड़े को साफ करने की प्रक्रिया में क्रोमियम और अन्य भारी धातुओं का भारी मात्रा में उपयोग होता है। जब यह जहरीला रसायन बिना उपचारित किए गंगा में गिरता है तो यह नदी के पानी को पूरी तरह विषैला बना देता है। इसके साथ ही मथुरा और आगरा क्षेत्र में यमुना नदी को बचाने के लिए यमुना एक्शन प्लान का भी उल्लेख है।
लेकिन इसी संदर्भ में हम अपने उस बिंदु पर वापस आते हैं जिससे हमने शुरुआत की थी। राइट। सामग्री में स्पष्ट लिखा है कि यमुना को अब सिर्फ एक प्रदूषित नदी नहीं कहा जाता, बल्कि दिल्ली से लेकर आगरा तक के कई हिस्सों में इसे खुला नाला और जैविक मरुस्थल घोषित कर दिया गया है। और अब हम समझ सकते हैं कि ऐसा क्यों है। भारी औद्योगिक कचरे और सीवेज के कारण यमुना का बीओडी स्तर इतना अधिक हो चुका है कि पानी में घुलनशील ऑक्सीजन 0 के करीब पहुंच गई है। ऑक्सीजन के बिना किसी भी जीव का पनपना असंभव है, इसीलिए ये एक मरुस्थल बन चुकी है। अब यहां से चर्चा की कड़ी एक और खतरनाक मोड़ लेती है। जब इसी प्रदूषित और जहरीले पानी का इस्तेमाल खेतों की सिंचाई के लिए किया जाता है, तो प्रदूषण मिट्टी में प्रवेश कर जाता है। बिल्कुल। और यहीं से हम मृदा प्रदूषण और कचरा प्रबंधन की ओर बढ़ते हैं। खेतों में पैदावार बढ़ाने के लिए अंधाधुंध कीटनाशकों और रासायनिक उर्वरकों का उपयोग होता है। ये रसायन न मिट्टी के प्राकृतिक रक्षकों जैसे केंचुओं और मित्र बैक्टीरिया को मार देते हैं। अच्छा। जिससे मिट्टी धीरे धीरे बंजर होने लगती है। और यहीं पर पर्यावरण विज्ञान का एक अत्यंत महत्वपूर्ण और जटिल सिद्धांत सामने आता है, जैव आवर्धन या बायोमैग्निफिकेशन। अक्सर ये माना जाता है कि अगर कोई जहर मिट्टी या पानी में फैल जाए तो वो खाद्य श्रृंखला में आगे बढ़ने पर पतला या कम हो जाएगा। क्या ऐसा होता है? बिल्कुल नहीं। और यही जैव आवर्धन का सबसे डरावना पहलू है। आवर्धन का मतलब है कई गुना बढ़ना। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए डीडीटी नामक कीटनाशक खेतों से बहकर तालाब में गया। राइट। तालाब के छोटे सूक्ष्म जीवों ने उसे सोख लिया। अब डीडीटी ऐसा रसायन है जो शरीर में पचता नहीं है और ना ही मलमूत्र के जरिए बाहर निकलता है। वह शरीर की चर्बी में जमा हो जाता है। मतलब वो रसायन शरीर में ही फंसा रह गया है ना? एग्जैक्टली। अब एक छोटी मछली ऐसी सैकड़ों सूक्ष्म जीवों को खाएगी तो उन सब का डीडीटी उस एक मछली में इकट्ठा हो जाएगा। बाप रे। फिर एक बड़ी मछली ऐसी कई छोटी मछलियों को खाएगी तो जहर का स्तर और बढ़ जाएगा। और अंत में जब कोई पक्षी या इंसान उस बड़ी मछली को खाएगा ना, तो उसके शरीर में उस जहर की मात्रा शुरुआती स्तर से लाखों गुना अधिक हो चुकी होगी। इसी प्रक्रिया से इंसानों में कैंसर और अन्य घातक बीमारियां पहुंचती हैं। यानी जो जहर हमने मिट्टी में डाला था वो कई गुना ताकतवर होकर हमारी ही थाली में वापस आ रहा है। बिल्कुल। ये प्रकृति का एक ऐसा चक्रव्यूह है जिसे समझना परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मिट्टी और पानी के बाद एक ऐसा प्रदूषण है जिसे हम देख या छू नहीं सकते, लेकिन वो हमारे स्वास्थ्य को लगातार खोखला कर रहा है। वो है ध्वनि प्रदूषण। इसे मापने की इकाई डेसिबल है। परीक्षा के लिए इसके मानक बेहद महत्वपूर्ण है। आवासीय क्षेत्रों में दिन के समय ये सीमा 55 डेसिबल और रात के समय 45 डेसिबल तय की गई है। राइट। 80 डेसिबल से ऊपर का कोई भी शोर मानव स्वास्थ्य के लिए, विशेषकर कानों के पर्दों और हृदय के लिए अत्यधिक हानिकारक है। इस शोर से निपटने के लिए शहरी नियोजन में एक बहुत ही वैज्ञानिक और प्राकृतिक समाधान का उपयोग किया जाता है जिसे ग्रीन मफलर कहते हैं। और इसे याद रखने की ट्रिक भी उतनी ही सटीक है। कानों पर मफलर, सड़क पर पेड़। लेकिन भौतिक विज्ञान के नजरिए से ये काम कैसे करता है? क्या पेड़ सच में शोर को सोख सकते हैं? बिल्कुल। देखिए, जिस तरह सर्दियों में ऊनी मफलर हमारे कानों को ठंडी हवा से बचाता है ना, उसी तरह सड़कों और औद्योगिक क्षेत्रों के किनारे लगाए गए पेड़ों की कतारें ग्रीन मफलर का काम करती हैं। अच्छा। आमतौर पर इसके लिए अशोक और नीम जैसे चौड़ी और घनी पत्तियों वाले पेड़ों की 4 से 6 कतारें लगाई जाती है। पेड़ों की ये पत्तियां और शाखाएं ध्वनि तरंगों के लिए एक फिजिकल बैरियर बन जाती हैं। वे ध्वनि की ऊर्जा को सोख लेती हैं और उसे रिहायशी इलाकों तक पहुंचने से पहले ही क्षीण कर देती हैं। ये सच में प्रकृति का अपना इनबिल्ट साउंड प्रूफिंग सिस्टम है। प्रदूषण के इन सभी रूपों के बाद इस अध्ययन सामग्री में ठोस कचरा प्रबंधन का एक बहुत ही व्यवहारिक हिस्सा है। इसमें ई कचरा यानी पुराने मोबाइल, लैपटॉप के वैज्ञानिक निस्तारण के लिए भारत के ई कचरा प्रबंधन नियमों की चर्चा है। साथ ही 1 जुलाई 2022 से सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूर्ण प्रतिबंध का बहुत ही स्पष्ट उल्लेख है। प्लास्टिक का मुद्दा इसलिए भी गंभीर है क्योंकि ये सैकड़ों वर्षों तक गलता नहीं है और टूटकर माइक्रोप्लास्टिक के रूप में हमारे पानी और भोजन में शामिल हो रहा है। हम बिना किसी देरी के सीधा पर्यावरण एवं आपदा प्रबंधन के अध्याय 4 पर बात करेंगे। जी बिल्कुल, जलवायु परिवर्तन पर। हाँ, जो परीक्षार्थी उत्तर प्रदेश लेखपाल परीक्षा 2026 की तैयारी कर रहे हैं
उनके लिए ये रिवीजन बहुत अहम है। देखिए, वैश्विक पर्यावरण और भारत की कूटनीति के नजरिए से ये खंड सच में बहुत महत्वपूर्ण है, विशेषकर सम्मेलनों के वर्ष और संस्थाओं के मुख्यालय से सीधे प्रश्न आते हैं। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए सबसे पहले विषय पर आते हैं, ग्लोबल वार्मिंग। जी, ग्लोबल वार्मिंग की परिभाषा बहुत स्पष्ट होनी चाहिए। पृथ्वी के औसत तापमान में जो निरंतर वृद्धि हो रही है वही ग्लोबल वार्मिंग है। मतलब ये कोई एक दिन का बदलाव नहीं है? बिल्कुल नहीं। और इसका मुख्य कारण है ग्रीन हाउस प्रभाव का लगातार बढ़ना। ग्रीन हाउस प्रभाव को लेकर अक्सर छात्रों में कंफ्यूजन रहता है। मैं इसे एक बहुत ही सटीक उदाहरण से समझाती हूँ। जी, बताइए। मान लीजिए धूप में एक कार खड़ी है ना? और उसके चारों शीशे पूरी तरह बंद है। कुछ देर बाद वो अंदर से भयंकर गर्म हो जाती है। एकदम सही उदाहरण है। क्योंकि शीशे सूरज की गर्मी को अंदर तो आने देते हैं, लेकिन उसे बाहर नहीं जाने देते। ठीक वैसे ही कुछ गैसें पृथ्वी की गर्मी को अंतरिक्ष में वापस जाने से रोकती हैं। बिल्कुल, हमारे पृथ्वी का वायुमंडल भी उसी कार के बंद शीशों की तरह काम करता है। अच्छा, तो मुख्य कारण क्या है इसके? मतलब किन वजहों से ये प्रभाव इतना बढ़ रहा है? देखिए, परीक्षार्थियों को 3 प्रमुख कारण याद रखने चाहिए। पहला है जीवाश्म ईंधन का जलना, मतलब कोयला, पेट्रोल और डीजल का अत्यधिक उपयोग। जी, ये तो सबसे बड़ा कारण है। और दूसरा है वनों की कटाई। और तीसरा प्रमुख कारण है औद्योगिक उत्सर्जन, यानी फैक्ट्रियों से निकलने वाला जहरीला धुआं। समझ गए। और अगर हम इसके प्रभावों की बात करें तो वो क्या-क्या है? प्रभाव भी 3 मुख्य हैं जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। पहला, ग्लेशियरों का तेजी से पिघलना। हाँ, जो कि बहुत खतरनाक है। बिल्कुल। दूसरा, समुद्र के जल स्तर में भारी वृद्धि। और तीसरा, जो सबसे ज्यादा कृषि को प्रभावित करता है, वो है बेमौसम बरसात। अच्छा, अब जब समस्या इतनी बड़ी है तो इसे रोकने के लिए दुनिया भर के देश क्या कर रहे हैं? मेरा मतलब है, परीक्षाओं में जो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों के वर्ष पूछे जाते हैं, उनका क्या क्रम है? देखिए, जब हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बात करते हैं तो इन्हें हमें कालक्रम के अनुसार समझना होगा। हाँ। सबसे पहले आता है क्योटो प्रोटोकॉल। और ये कब हुआ था? ये वर्ष 1997 में जापान के क्योटो शहर में अपनाया गया था। इसका जो मूल उद्देश्य था वो ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करना था। ठीक है, और इसके बाद? इसके बाद एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक कदम उठाया गया, पेरिस समझौता। इसे COP 21 भी कहा जाता है, जो कि वर्ष 2015 में हुआ था। COP 21 2015, इसका मुख्य लक्ष्य क्या था? इसका लक्ष्य वैश्विक तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस से 2 डिग्री सेल्सियस के बीच सीमित रखना है। समझ गई। अच्छा, इन सब के बीच एक और नाम बहुत आता है, IPCC। हाँ, IPCC यानी इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। इसकी स्थापना बहुत पहले वर्ष 1988 में ही हो गई थी। तो इसका काम क्या है? मतलब ये सम्मेलन करवाती है? नहीं, ये सम्मेलन नहीं करवाती। ये जलवायु परिवर्तन पर विस्तृत वैज्ञानिक रिपोर्ट तैयार करती है। इसी रिपोर्ट के आधार पर देश अपनी नीतियां बनाते हैं। अच्छा, तो अब इन सारे सम्मेलनों और वर्षों के क्रम को याद रखने के लिए मैं एक दूसरी स्मार्ट ट्रिक बताती हूँ। ट्रिक है RKP, मतलब रैंक की पढ़ाई। RKP, इसे थोड़ा विस्तार से समझाइए। बिल्कुल। R से है रियो, यानी 1992 का पृथ्वी सम्मेलन। K से क्योटो 1997, जहां गैसों को कम करने का वादा हुआ। हाँ, और P से पेरिस वर्ष 2015, जहां तापमान वृद्धि को रोकने का समझौता हुआ। तो RKP, रियो, क्योटो, पेरिस। इसे जरूर याद रखें। बहुत ही तार्किक क्रम है, रियो, क्योटो और फिर पेरिस। जी, लेकिन इस पूरी वैश्विक लड़ाई में भारत क्या कर रहा है? क्योंकि आजकल भारत इन सब में काफी आगे है। बिल्कुल, भारत अब केवल हिस्सा नहीं ले रहा बल्कि नेतृत्व कर रहा है। परीक्षा के नजरिए से भारत के 3 प्रमुख कदम बहुत जरूरी हैं। मैं बहुत स्पष्ट रूप से बताता हूँ। जी, बताइए। पहला है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, जिसे ISA कहते हैं। इसकी शुरुआत भारत और फ्रांस ने मिलकर 2015 में की थी। और इसका मुख्यालय? यही तो सबसे अहम बात है, इसका मुख्यालय हमारे भारत में ही है, हरियाणा के गुरुग्राम में। अरे वाह, गुरुग्राम में? हाँ। और दूसरा बड़ा कदम क्या है? दूसरा है कार्बन न्यूट्रलिटी, या जिसे हम नेट जीरो कहते हैं। एक मिनट, नेट जीरो मतलब क्या? क्या हम उत्सर्जन पूरी तरह बंद कर देंगे? नहीं, इसका मतलब है कि हम जितना कार्बन उत्सर्जन करेंगे उतना ही कार्बन वातावरण से सोखने की व्यवस्था भी करेंगे, जिससे
कुल उत्सर्जन 0 हो जाए। अच्छा, और इसका लक्ष्य वर्ष क्या रखा गया है? भारत ने इसके लिए वर्ष 2070 तक का लक्ष्य रखा है। 2070, ठीक है। और तीसरा बड़ा कदम? तीसरा है पंचामृत लक्ष्य। प्रधानमंत्री जी द्वारा ग्लासगो में जो COP26 हुआ था, वहां ये 5 लक्ष्य घोषित किए गए थे। इनमें सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य कौन सा है जो परीक्षा में आ सकता है? सबसे महत्वपूर्ण है वर्ष 2030 तक 500 गीगावाट गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमता हासिल करना। 500 गीगावाट 2030 तक। इन तीनों बातों को एक साथ जोड़ने के लिए मेरे पास एक बहुत मजेदार ट्रिक है। बताइए, ट्रिक्स तो बहुत काम आ रही हैं। ट्रिक है सूरज का घर गुरुग्राम, 70 में 0 काम। वाह। देखिए, सूरज का घर गुरुग्राम का मतलब है कि सौर गठबंधन यानी ISA का मुख्यालय गुरुग्राम में है। बिल्कुल सही। और 70 में 0 का मतलब है भारत का नेट जीरो या शून्य उत्सर्जन का जो लक्ष्य वर्ष है वो 2070 है। ये तो दिमाग में एकदम छप जाएगा परीक्षार्थियों के। बिल्कुल। अच्छा, अब एक शब्द है जो हम बार बार बोल रहे हैं, COP, COP26, COP21, परीक्षा के पेपर में ये बार बार आता है। इसका असल मतलब क्या है? देखिए, COP का मतलब है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। ये UNFCCC का सर्वोच्च निकाय है जो फैसले लेता है। अच्छा, देखिए, हमें इस सत्र में लेखपाल की व्यावहारिक भूमिका को समझना है, विशेषकर राहत कार्य और नुकसान के आकलन के संदर्भ में। तो सबसे पहली और बुनियादी उलझन पर आते हैं जो अक्सर परीक्षार्थियों को होती है। किस स्थिति को आपदा यानी डिजास्टर माना जाता है और किसे नहीं? देखिए, परीक्षा के विकल्पों में अक्सर ऐसे कथन दिए जाते हैं जो देखने में बिल्कुल एक जैसे लगते हैं। जब कोई प्राकृतिक या मानव निर्मित संकट, जिसे हम हैजर्ड कहते हैं, आता है तो उसे सीधे आपदा नहीं कहा जा सकता। मतलब हर दुर्घटना आपदा नहीं होती? जी बिल्कुल नहीं। शर्त यह है कि जब वो संकट इतना बड़ा हो जाए कि वहां के स्थानीय संसाधनों और अकेले इंसान के लिए उसे संभालना पूरी तरह से नामुमकिन हो जाए। स्थानीय संसाधनों के लिए नामुमकिन हो जाए। हाँ, तथा जान माल की भारी हानि हो, केवल तभी उसे कानूनी रूप से आपदा घोषित किया जाता है। यहाँ थोड़ा रुकते हैं। ये जो स्थानीय संसाधनों के लिए नामुमकिन वाली शर्त है, इसे और अधिक स्पष्ट करना जरूरी है। जी पूछिए। मान लीजिए किसी बड़े शहर के एक प्रमुख हाईवे पर एक भयानक सड़क दुर्घटना हो जाती है जिसमें 10 गाड़ियां आपस में टकरा जाती हैं। काफी नुकसान भी हुआ है। तो क्या वो एक आपदा है या सिर्फ एक दुर्घटना? वो एक गंभीर दुर्घटना है, आपदा नहीं। अच्छा। यही वो सूक्ष्म अंतर है जो परीक्षा में परखा जाता है। उस हाईवे की दुर्घटना को वहां की स्थानीय पुलिस, वहां की फायर ब्रिगेड और शहर के अस्पताल अपने स्तर पर संभालने में सक्षम है। उनका सिस्टम इसके लिए पर्याप्त है। समझ रहा हूं। लेकिन इसके विपरीत अगर उसी शहर में एक बहुत बड़ा भूकंप आ जाए जहां सैकड़ों इमारतें एक साथ गिर जाएं, शहर की खुद की पुलिस और फायर ब्रिगेड भी उस मलबे में फंस जाए। बिल्कुल, और स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए बाहर से सेना या NDRF को बुलाना पड़े, तब वो घटना आपदा कहलाएगी। यानी लोकल सिस्टम फेल हो जाना चाहिए। जी, परीक्षा में अगर ऐसा कोई भी परिदृश्य दिया जाए तो हमेशा ये देखना चाहिए कि क्या स्थानीय प्रशासनिक सिस्टम पूरी तरह से फेल हो गया है या असहाय हो गया है। अगर हाँ, तो ही वो आपदा है। ये एक बहुत ही स्पष्ट करने वाला बिंदु है। अब आपदा के प्रकारों पर आते हैं। उत्पत्ति के आधार पर आपदाओं का वर्गीकरण परीक्षा का एक और बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। जी, और स्रोत सामग्री के अनुसार इन्हें मुख्य रूप से 2 श्रेणियों में बांटा गया है। पहला प्राकृतिक आपदाएं और दूसरा मानव जनित आपदाएं। सही कहा। प्राकृतिक आपदाओं की सूची में भूकंप, बाढ़, सूखा, चक्रवात और सुनामी शामिल हैं। दूसरी ओर मानव जनित यानी कृत्रिम आपदाओं में आग लगना, औद्योगिक गैस रिसाव, सड़क दुर्घटनाएं और महामारी को रखा गया है। हाँ, लेकिन देखिए, जब परीक्षा में 4 विकल्प सामने आते हैं और पूछा जाता है कि विषम विकल्प चुने, तो कई बार ये तय करना मुश्किल हो जाता है कि कोई घटना पूरी तरह से प्राकृतिक है या उसमें इंसान का भी हाथ है। तो इस उलझन को हमेशा के लिए सुलझाने का कोई तरीका है? बिल्कुल है। इसके लिए एक बहुत ही सटीक और स्मार्ट ट्रिक मैं आपको बताती हूँ। जो ईश्वर दे वो प्राकृतिक, जो इंसान दे वो कृत्रिम। जो ईश्वर दे वो प्राकृतिक, जो इंसान दे वो कृत्रिम। बहुत बढ़िया।
हालांकि एक प्रशासनिक अधिकारी के नजरिए से इस ट्रिक का असली मतलब नियंत्रण और लापरवाही के सिद्धांत में छिपा है। नियंत्रण और लापरवाही। जी, जिन भौगोलिक या मौसमी घटनाओं पर इंसान का कोई सीधा नियंत्रण नहीं है, जैसे जमीन के नीचे टेक्टोनिक प्लेट्स का खिसकना जिससे भूकंप आता है, या समुद्र में वायुदाब का बदलना जिससे चक्रवात आता है। बिल्कुल, वे स्पष्ट रूप से प्राकृतिक हैं, लेकिन जहां सिस्टम की नाकामी या मानवीय लापरवाही साफ दिखाई दे, वो मानव जनित है। जैसे कि भोपाल गैस त्रासदी, इसका एक बहुत बड़ा और दुखद उदाहरण है। उसे प्राकृतिक नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वो पूरी तरह से एक औद्योगिक लापरवाही का परिणाम थी। जी हाँ, किसी भी फैक्ट्री में जहरीली गैस का रिसाव इसलिए नहीं होता क्योंकि प्रकृति ने ऐसा चाहा, बल्कि इसलिए होता है क्योंकि किसी इंसान ने वाल्व ठीक से बंद नहीं किया या मशीनों का समय पर रखरखाव नहीं किया गया। एकदम सही। ये परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। विकल्पों को छांटने में ये ट्रिक काम आएगी, इसे जरूर याद रखें। जी, आग लगने की घटनाएं हों या इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स, इन सब में इंसानी चूक का सीधा हाथ होता है। बिल्कुल। अब इस चर्चा को उस ऐतिहासिक और कानूनी मोड़ पर ले चलते हैं जिसने भारत में आपदाओं से निपटने का पूरा प्रशासनिक तरीका ही बदल कर रख दिया। हम बात कर रहे हैं आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की। परीक्षा के नजरिए से ये सिर्फ एक साल नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ा बदलाव है। हाँ, क्योंकि इस कानून के आने से पहले तक भारत का पूरा सरकारी ढांचा सिर्फ राहत केंद्रित या कहें रिलीफ सेंट्रिक हुआ करता था। जी। तो ये कानून कब आया और इसने हमारे दृष्टिकोण में वास्तव में क्या सैद्धांतिक बदलाव किया? ये बदलाव समझना इस पूरे विषय की आत्मा है। राहत केंद्रित दृष्टिकोण का सीधा सा मतलब था पूरी तरह से प्रतिक्रियावादी होना, मतलब बस इंतजार करना। जी हाँ, सरकारें सिर्फ इंतजार करती थीं कि आपदा आ जाए, बाढ़ आ जाए, लोग डूबने लगें, घर बह जाएं। और उसके बाद सरकार हेलीकॉप्टर से खाने के पैकेट गिराने का काम शुरू करे। बिल्कुल, ये कोई प्रबंधन नहीं था, ये सिर्फ नुकसान हो जाने के बाद का पैबंद था। लेकिन 23 दिसंबर 2005 को जो आपदा प्रबंधन अधिनियम पारित हुआ, उसने क्या किया? उसने इस पूरे नजरिए को पलटकर तैयारी केंद्रित यानी प्रोएक्टिव बना दिया। तो ये तैयारी केंद्रित दृष्टिकोण जमीनी स्तर पर कैसे अलग है? क्या इसका मतलब ये है कि अब सरकारें आपदा के आने का इंतजार नहीं करती? एकदम सही। तैयारी केंद्रित होने का मतलब है कि अब पहले से ये नक्शा तैयार किया जाता है कि कौन सा गांव बाढ़ के सबसे ज्यादा खतरे में है। यानी प्लानिंग पहले से होती है। जी, आपदा आने से महीनों पहले वहां के लोगों को सुरक्षित निकालने के रास्ते तय किए जाते हैं। नावें कहाँ रखी जाएंगी ये निर्धारित होता है। और राहत शिविरों के लिए सुरक्षित ऊंचे स्थान पहले से चिन्हित कर लिए जाते हैं। बिल्कुल। और सबसे महत्वपूर्ण बात, इसी 2005 के अधिनियम के तहत भारत में संस्थागत ढांचा का निर्माण हुआ। जैसे कि एनडीएमए? जी, एनडीएमए यानी राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और एनडीआरएफ यानी राष्ट्रीय आपदा मोचन बल। इन दोनों महत्वपूर्ण संस्थाओं का जन्म इसी कानून की देन है। इस वर्ष को कंठस्थ करने के लिए यहाँ एक बहुत ही बेहतरीन और सरल स्मार्ट ट्रिक है। 05 में आई आफत। जी, बहुत ही आसान ट्रिक है। आफत शब्द से आपदा को जोड़ना है और 05 से 2005 को। जब भी प्रश्न पत्र में इस अधिनियम का जिक्र हो, दिमाग में 05 में आई आफत तुरंत गूंजना चाहिए। बिल्कुल। कानून का वर्ष और तैयारी केंद्रित दृष्टिकोण परीक्षा में सीधे पूछे जाते हैं, इसे जरूर याद रखें। ये एक ऐसा तथ्य है जिसे किसी भी स्थिति में भूलना नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। कानून तो बन गया, लेकिन जमीनी स्तर पर इसे लागू करने के लिए किस तरह का प्रशासनिक ढांचा तैयार किया गया है? जाहिर है, भारत जैसे विशाल देश में दिल्ली में बैठकर हर छोटे गांव की आपदा का प्रबंधन तो नहीं किया जा सकता। एकदम सही कहा। इसलिए इस अधिनियम के तहत एक त्रिस्तरीय ढांचा यानी 3 tier स्ट्रक्चर तैयार किया गया। यह ढांचा राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर पर काम करता है। और परीक्षा में इन प्राधिकरणों के अध्यक्षों के नाम अक्सर मिलान वाले प्रश्नों में पूछे जाते हैं। जी, तो इस त्रिस्तरीय ढांचे का विवरण कुछ इस प्रकार है। राष्ट्रीय स्तर पर एनडीएमए है, जिसके अध्यक्ष सीधे प्रधानमंत्री होते हैं। राज्य स्तर पर एसडीएमए है, जिसके अध्यक्ष उस राज्य के मुख्यमंत्री होते हैं। और तीसरा जो सबसे जमीनी स्तर है वो है डीडीएमए यानी जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, जिसके अध्यक्ष जिलाधिकारी यानी डीएम होते हैं। लेकिन यहाँ एक सवाल है जो अक्सर छात्रों के मन में आता है। जी, क्या सवाल है?
एक जिलाधिकारी के पास पहले से ही जिले के राजस्व, कानून व्यवस्था और चुनाव की इतनी बड़ी जिम्मेदारी होती है, फिर आपदा प्रबंधन का अध्यक्ष भी डीएम को ही क्यों बनाया गया? किसी अलग विशेषज्ञ अधिकारी को यह पद क्यों नहीं दिया गया? ये एक बहुत ही तार्किक सवाल है। इसका मुख्य कारण है कमांड और कंट्रोल की आवश्यकता। कमांड और कंट्रोल? जी, देखिए, जब कोई बड़ी आपदा आती है तो स्थिति बिल्कुल युद्ध जैसी होती है। उस समय जिले की पुलिस, स्वास्थ्य विभाग, सिंचाई विभाग, लोक निर्माण विभाग और राजस्व विभाग, इन सभी को एक साथ मिलकर काम करना होता है। हाँ, समन्वय तो जरूरी है। और जिले में केवल जिलाधिकारी ही वो अकेला प्राधिकारी होता है जिसके पास इन सभी अलग अलग विभागों को सीधे आदेश देने का कानूनी अधिकार होता है। समझ गया। अगर कोई अलग से आपदा अधिकारी बना दिया जाए तो शायद पुलिस या स्वास्थ्य विभाग उसके आदेशों का उतनी तेजी से पालन न करे। बिल्कुल। इसलिए आपदा के समय सभी विभागों के बीच त्वरित समन्वय सुनिश्चित करने के लिए डीएम का ही अध्यक्ष होना सबसे व्यवहारिक और आवश्यक निर्णय है। यह एक बहुत ही स्पष्ट कारण है कि क्यों प्रशासनिक शक्ति एक ही जगह केंद्रित होनी चाहिए। जी, इसके अलावा ग्राउंड पर सीधे तौर पर राहत और बचाव कार्य करने वाली जो मुख्य फोर्स है वो राष्ट्रीय स्तर पर एनडीआरएफ है और राज्य स्तर पर एसडीआरएफ है। इन अध्यक्षों की सूची को परीक्षा के दबाव में बिना किसी गलती के याद करने के लिए जो शॉर्टकट या स्मार्ट ट्रिक है वो है NPSCDD। इस ट्रिक को डिकोड करना बहुत आसान है। एनपी का अर्थ है नेशनल स्तर पर पीएम, एससी का अर्थ है स्टेट स्तर पर सीएम और डीडी का अर्थ है डिस्ट्रिक्ट स्तर पर डीएम। और बिल्कुल सटीकता से हल कर देगा। बिल्कुल। और यहाँ पर एक लेखपाल विशेष बिंदु पर जोर देना बहुत आवश्यक है। जी बताइए। एक परीक्षार्थी को जो लेखपाल बनने जा रहा है ये समझना होगा कि आपदा के समय उसका प्रशासनिक बॉस कौन है। एक लेखपाल राजस्व विभाग का सबसे जमीनी कर्मचारी होता है जो सीधे जिलाधिकारी के प्रशासन तंत्र का हिस्सा है। सही कहा। इसलिए जब आपदा आती है तो एक लेखपाल सीधे तौर पर डीडीएमए यानी जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के निर्देशों का पालन करता है। परीक्षा में अगर प्रश्न आता है कि लेखपाल किस प्राधिकरण के अंतर्गत आपदा संबंधी कार्य करता है तो उत्तर निश्चित रूप से डीडीएमए होगा। जी, ये एक बहुत ही व्यवहारिक जानकारी है। अब राष्ट्रीय ढांचे और प्रशासनिक व्यवस्था को समझने के बाद सीधे उत्तर प्रदेश के भूगोल पर आते हैं। क्योंकि ये यूपी लेखपाल की परीक्षा है तो स्वाभाविक रूप से आपदाएं भी विशेषकर उत्तर प्रदेश के भूगोल और पर्यावरण के संदर्भ में ही पूछी जाएंगी। बिल्कुल। और पूरा उत्तर प्रदेश एक समान भौगोलिक स्थिति में नहीं है, इसलिए वहां आने वाली आपदाओं का प्रकार भी क्षेत्रों के हिसाब से बदलता रहता है। स्रोत सामग्री के अनुसार यूपी के नक्शे के आधार पर आपदाओं का जो वर्गीकरण किया गया है वो बहुत ही स्पष्ट है। सबसे पहले बात करते हैं बाढ़ की। जी, बाढ़ मुख्य रूप से पूर्वी उत्तर प्रदेश की समस्या है। गोरखपुर, कुशीनगर और देवरिया जैसे जिले इसके मुख्य केंद्र हैं और सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। इसके पीछे का कारण ये बताया गया है कि नेपाल से आने वाली नदियां जैसे राप्ती और गंडक इस क्षेत्र में भारी तबाही मचाती हैं। लेकिन सवाल यह है कि नेपाल की नदियां सिर्फ पूर्वी यूपी में ही इतनी तबाही क्यों मचाती हैं? इसके पीछे सीधा सा विज्ञान ढलान और पानी की गति का है। ढलान का? जी, देखिए, नेपाल भौगोलिक रूप से ऊंचाई पर स्थित है। जब मॉनसून के दौरान वहां भारी बारिश होती है तो पानी बहुत तेज गति से नीचे की ओर बहता है। और पूर्वी उत्तर प्रदेश का इलाका तराई और मैदानी क्षेत्र है। बिल्कुल, जहां जमीन का ढलान अचानक समतल हो जाता है। जब वो विशाल जल राशि और तेज गति से आने वाला पानी अचानक समतल जमीन पे पहुंचता है तो नदी अपने किनारों को तोड़कर बाहर विस्तृत इलाके में फैल जाती है। यही कारण है कि ये क्षेत्र हर साल भयानक बाढ़ का सामना करता है। जी हाँ, और इसके ठीक विपरीत जो दूसरी सबसे बड़ी आपदा है वो है सूखा। सूखे की भौगोलिक स्थिति बाढ़ से बिल्कुल अलग है। ये मुख्य रूप से बुंदेलखंड की समस्या है। हाँ, इस क्षेत्र में झांसी, महोबा, चित्रकूट और बांदा जैसे जिले आते हैं। बाढ़ वाले इलाके से कुछ 100 किलोमीटर दूरी इस क्षेत्र में पानी की इतनी भारी कमी क्यों बनी रहती है? बुंदेलखंड में सूखे का मुख्य कारण वहाँ की विशेष भौगोलिक और भूवैज्ञानिक बनावट है। ये पूरा इलाका पठारी है। अच्छा। है। तो इस पथरीली जमीन के कारण जब बारिश होती भी है तो पानी जमीन के अंदर रिसकर भूजल को रिचार्ज नहीं कर पाता। एकदम सही, पानी सतह से ही बह जाता है। इसके अलावा इस पूरे क्षेत्र में मानसूनी वर्षा का स्तर भी राज्य के बाकी हिस्सों की तुलना में
काफी कम रहता है। पानी रुकता नहीं और बारिश कम होती है, इसलिए यहाँ सूखे की आपदा स्थायी रूप ले चुकी है। जी, और तीसरी महत्वपूर्ण आपदा जो उत्तर प्रदेश के संदर्भ में है वह है भूकंप। भूकंप के दृष्टिकोण से उत्तर प्रदेश का उत्तरी हिस्सा, जो नेपाल की सीमा से लगा हुआ तराई क्षेत्र है, अत्यंत संवेदनशील माना जाता है। बिल्कुल, ये क्षेत्र भूकंपीय जोन 4 के अंतर्गत आता है। जोन 4 का अर्थ है कि यहाँ उच्च तीव्रता का भूकंप आने का खतरा हमेशा बना रहता है, जो कि परीक्षा के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है। तो अगर हम एक कदम पीछे हटकर उत्तर प्रदेश के इस पूरे भौगोलिक ढांचे को देखें, तो मतलब एक अभ्यर्थी के दिमाग में ये सब एक साथ कैसे बैठेगा? ये एक जायज सवाल है। क्योंकि देखिए, पूरब में नदियां कहर बरपा रही हैं, दक्षिण में चट्टानें पानी नहीं सोख रही हैं और उत्तर में जमीन कांप रही है। परीक्षा के उस भारी दबाव में जब समय कम होता है, तो इन आपदाओं को कैसे याद रखा जाए? देखिए, परीक्षा के दबाव को मात देने के लिए ही तो स्मार्ट ट्रिक्स का उपयोग किया जाता है। अच्छा, तो क्या ट्रिक है इसकी? इस पूरे भौगोलिक वितरण को सेकंडों में याद करने के लिए एक बहुत ही शक्तिशाली ट्रिक है। पूरब में पानी, दक्षिण में धूल। पूरब में पानी, दक्षिण में धूल। बिल्कुल, सभी अभ्यर्थी इसे जरूर याद रखें। बोलने में तो बहुत ही सरल है ये, लेकिन ये ट्रिक परीक्षा के बहुविकल्पीय प्रश्नों में, मतलब एमसीक्यूज में कैसे काम करेगी? इसका यांत्रिकरण बहुत ही सीधा है। जब आप पूरब कहते हैं तो आपका दिमाग तुरंत पूर्वी उत्तर प्रदेश की तरफ जाना चाहिए। मतलब गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया। हाँ, और पानी का स्पष्ट अर्थ है बाढ़, यानी राप्ती और गंडक नदियां। समझ गया। और दक्षिण का मतलब? इसी तरह जब आप दक्षिण कहते हैं तो ये सीधे तौर पर राज्य के निचले हिस्से यानी बुंदेलखंड की ओर इशारा करता है। झांसी, महोगा, चित्रकूट। और धूल? धूल उस क्षेत्र की सूखी, तपती और पथरीली जमीन का प्रतीक है जहां पानी की भारी कमी है। क्या बात है। परीक्षा में जैसे ही बुंदेलखंड का नाम आए, दिमाग में तुरंत धूल आना चाहिए, और गोरखपुर का नाम आए तो पानी। ये गलत विकल्पों को छांटने में बहुत मदद करेगा। ये तो एक शानदार मानसिक शॉर्टकट है। पूरब में पानी, दक्षिण में धूल। बिल्कुल। तो आपदाओं के इस पूरे भौगोलिक परिदृश्य को समझ लेने के बाद अब हम इस डीप डाइव के अगले और सबसे महत्वपूर्ण चरण में प्रवेश करते हैं। जी। देखिए, आपदाएं तो आनी हैं, भूगोल को रातों रात नहीं बदला जा सकता। सही बात है। लेकिन राज्य प्रशासन इन आपदाओं से कैसे निपटता है, ये पूरा विज्ञान आपदा प्रबंधन चक्र या डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल कहलाता है। बिल्कुल। प्रशासन की कार्यप्रणाली को समझने के लिए इस चक्र को समझना सबसे आवश्यक है। आपदा प्रबंधन कोई ऐसी चीज नहीं है जो केवल तब शुरू होती है जब पानी गांव में घुस जाता है। ये एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। तो इसमें कितने चरण होते हैं? इस चक्र में 4 मुख्य चरण होते हैं और परीक्षा में इन चरणों का अर्थ और इनका सही क्रम बार बार पूछा जाता है। अच्छा, वो 4 चरण कौन से हैं? पहला चरण है शमन यानी मिटिगेशन, दूसरा है तैयारी यानी प्रिपेयर्डनेस, तीसरा है प्रतिक्रिया यानी रिस्पॉन्स, और चौथा है पुनर्प्राप्ति यानी रिकवरी। 1 मिनट, यह एक बहुत ही बुनियादी उलझन है जो किसी भी उम्मीदवार को परीक्षा में फंसा सकती है। पूछिए। शमन यानी मिटिगेशन, इसका मतलब है आपदा के प्रभाव को कम करना, और तैयारी यानी प्रिपेयर्डनेस, इसका मतलब है आपदा के लिए पहले से तैयार रहना। जी। ये दोनों ही काम आपदा के आने से पहले किए जा रहे हैं ना? बिल्कुल, दोनों पहले होते हैं। तो अगर कोई इंजीनियर बाढ़ के पानी को रोकने के लिए नदी पर एक कंक्रीट का तटबंध बना रहा है, तो क्या वो तैयारी नहीं कर रहा है? इन दोनों को अलग कैसे किया जाए? ये एक बेहद शानदार सवाल है और यहीं पर संकल्पनाओं की स्पष्टता काम आती है। इन दोनों के बीच का अंतर समय सीमा और कार्य की प्रकृति में छिपा है। वो कैसे? देखिए, शमन का मुख्य लक्ष्य है भौतिक और संरचनात्मक बदलाव करके खतरे को स्थायी रूप से कम करना। ये दीर्घकालिक होता है। उदाहरण के लिए भूकंपरोधी इमारतें बनाना या बाढ़ को रोकने के लिए बड़े बांध और पक्के तटबंध बनाना। अच्छा, ये सब शमन के अंतर्गत आते हैं। आप आपदा की ताकत को कम करने का प्रयास कर रहे हैं। समझ गया। और फिर तैयारी क्या है? दूसरी ओर तैयारी का अर्थ है कि आपने मान लिया है कि तटबंध टूट भी सकता है, तो अचानक आपदा आने पर आप क्या करेंगे? ओहो, मतलब इमरजेंसी के लिए। बिल्कुल, ये आपातकालीन संचालन से जुड़ा है।
नाव की व्यवस्था करके रखना, खाने के पैकेट गोदामों में सुरक्षित रखना। और ग्रामीणों के साथ मॉकड्रिल करना कि सायरन बजने पर किस रास्ते से भागना है। एकदम सही, ये तैयारी है। शमन खतरे को कम करता है, जबकि तैयारी हमारी उस खतरे से निपटने की क्षमता को तेज करती है। ये बहुत ही स्पष्ट है। यानी शमन का अर्थ है ईंट और पत्थर से खतरे का रास्ता रोकना। हाँ, और तैयारी का अर्थ है अपनी जीवन रक्षक नावों में हवा भरकर तैयार रखना। बिल्कुल सटीक। इसके बाद के 2 चरण तो सीधे उस समय से जुड़े हैं जब आपदा वास्तव में टकरा जाती है। जी हाँ। जब बाढ़ का पानी गांव में घुस गया और हेलीकॉप्टर से लोगों को निकाला जा रहा है, तो वो प्रतिक्रिया यानी रिस्पॉन्स है। और जब पानी उतर गया और सरकार टूटे हुए स्कूलों को फिर से बना रही है, तो वो पुनर्प्राप्ति यानी रिकवरी है। बिल्कुल सही। शमन, तैयारी, प्रतिक्रिया और पुनर्प्राप्ति। लेकिन परीक्षा में परीक्षक अक्सर इन 4 चरणों को ऊपर नीचे करके एक सही क्रम पहचानने को कहते हैं। तो वहां क्या करें? उस समय के भ्रम दूर करने के लिए दूसरे स्मार्ट ट्रिक का उपयोग किया जाना चाहिए, और वो ट्रिक है अंग्रेजी के 4 अक्षर MPRR। MPRR। ये सुनने में किसी फॉर्मूले जैसा लगता है। ये वास्तव में एक प्रशासनिक फॉर्मूला ही है। M से मिटिगेशन, जहां से हम भविष्य की आपदा के प्रभाव को कम करने की शुरुआत करते हैं। ठीक है। P से प्रिपेयर्डनेस, जब हम आपातकाल के लिए अपनी योजनाएं पुख्ता करते हैं। R से रिस्पॉन्स, जो आपदा के दौरान जमीन पर की जाने वाली तात्कालिक कार्रवाई है। और आखिरी R? आखिरी R से रिकवरी, जो लोगों को उनके पैरों पर वापस खड़ा करने की लंबी प्रक्रिया है। क्या बात है। परीक्षा हॉल में जब भी आपदा प्रबंधन चक्र का प्रश्न दिखे, तो विकल्पों में सबसे पहले MPRR का ये क्रम खोजना चाहिए। ये कभी गलत नहीं होगा। MPRR चक्र। और पूरब में पानी, दक्षिण में धूल की ट्रिक। बिल्कुल। इसने इस पूरे तकनीकी विषय को बहुत ही आसान बना दिया है। बिल्कुल। तो अब इस डीप डाइव के उस अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर आते हैं। जी। जो सीधे उस कुर्सी से जुड़ा है जिस पर बैठने के लिए सभी अभ्यर्थी इतनी कठिन मेहनत कर रहे हैं। लेखपाल की कुर्सी। हाँ। इस पूरी तबाही, इस पूरे MPRR चक्र के बीच एक लेखपाल कहाँ खड़ा होता है? आपदा के समय एक लेखपाल की वास्तविक भूमिका क्या है? यह इस पूरे पाठ्यक्रम का वह हिस्सा है जिसका सीधा संबंध एक अभ्यर्थी के भविष्य से है। जब कोई आपदा आती है, मान लीजिए राप्ती नदी ने गोरखपुर के किसी गांव को डुबो दिया, या महोबा में सूखे के कारण पूरी फसल जलकर खाक हो गई, तो क्या होता है? तो राज्य की राजधानी में बैठे बड़े अधिकारियों को ये पता नहीं होता कि जमीन पर वास्तव में किसका कितना नुकसान हुआ है। सही बात है। यहीं पे लेखपाल की भूमिका शुरू होती है। आपदा के तुरंत बाद एक लेखपाल का सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है क्षति का आकलन करना। क्षति का आकलन, जिसे डैमेज असेसमेंट कहा जाता है। जी, डैमेज असेसमेंट। यह सुनने में तो एक बहुत ही सामान्य सा कागजी काम लग सकता है। लगता है, पर है नहीं। हाँ, अगर हम इसकी गहराई में जाएं तो यह पूरे रिकवरी चरण की रीढ़ की हड्डी है। बिल्कुल। क्योंकि एक किसान जिसने अपनी पूरी साल भर की मेहनत उस फसल में लगा दी थी जो अब पानी में डूब चुकी है, उसका भविष्य पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करता है कि लेखपाल अपनी रिपोर्ट में क्या लिखता है। एकदम सही। लेखपाल शासन की आंख और कान होता है। वो जमीन पर खेत खेत और घर घर जाकर ये मापता है कि कितने हेक्टेयर फसल बर्बाद हुई, कितने मवेशियों की जान गई और कितने मकान ढह गए। तो इस क्षति के आकलन का मुख्य उद्देश्य सिर्फ आंकड़े जुटाना नहीं है। नहीं, इसका अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य यह है कि आपदा से प्रभावित लोगों को उनका उचित मुआवजा मिल सके। अच्छा, एक बात बताइए, अगर आकलन में थोड़ी सी भी चूक हो जाए या वो सही समय पर न हो तो क्या होगा? अगर क्षति का आकलन सटीक नहीं है तो राज्य सरकार का पूरा राहत कोष गलत दिशा में जा सकता है। ओहो। जिस व्यक्ति को सबसे ज्यादा जरूरत है, हो सकता है उसे कुछ ना मिले, और जहां नुकसान कम है वहां संसाधन व्यर्थ चले जाएं। ये तो बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। बिल्कुल। बिना सही रिपोर्ट के कोई भी आर्थिक सहायता या मुआवजा जारी नहीं किया जा सकता। इसीलिए परीक्षा के दृष्टिकोण से ये बात पत्थर की लकीर की तरह याद रखनी चाहिए। क्या बात? कि आपदा के समय लेखपाल का प्राथमिक कर्तव्य क्षति का आकलन ही है। ये केवल एक प्रशासनिक ड्यूटी नहीं है, ये एक बहुत बड़ी नैतिक जिम्मेदारी भी है, जो सीधे तौर पर न्याय और लोगों के अस्तित्व से जुड़ी है। जी हाँ। मतलब एक लेखपाल वास्तव में उस पूरे MPRR चक्र में प्रतिक्रिया और पुनर्प्राप्ति के बीच का सबसे अहम पुल है।
उस पुल के बिना कोई भी पीड़ित दोबारा खड़ा नहीं हो सकता। बिल्कुल सही कहा आपने। खैर, हमने उत्तर प्रदेश के भूगोल से लेकर नदियों के कहर, पथरीली जमीन की प्यास और एक लेखपाल की जिम्मेदारी तक इस पूरे विषय को बहुत ही गहराई से खोलकर रख दिया है। प्रकृति कभी भी अपनी सीमाओं से बंधी नहीं रहती, लेकिन वर्तमान पाठ्यक्रम और परीक्षा के दृष्टिकोण से हमारा ये विस्तृत विश्लेषण यहाँ पूरी तरह से संपन्न होता है। यूपी लेखपाल एग्जाम 2026 के लिए अब ये पूरा टॉपिक कवर हो गया है। जो भी अभ्यर्थी इतना पढ़ जेते हैं तो निश्चित रूप से 10 में से 10 नंबर परीक्षा में प्राप्त कर लेंगे। बिल्कुल। यूपी लेखपाल एग्जाम 2026 में अच्छे अंक लाने के लिए इस टॉपिक को बार बार रिवाइज करना आवश्यक है। ये सफलता की सबसे बड़ी कुंजी है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर जरूर करें और जो भी दर्शक चैनल पर नए हैं वे एग्जाम प्लस को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के इस रिवीजन डीप डाइव में हमारे साथ इस ज्ञान की यात्रा पर जुड़ने के लिए धन्यवाद।